डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 31 अध्याय 31 अंकुरन 31 अध्याय 31 अंकुरन कई ग्रामीण हंस पड़े। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शिवम का मजाक इतना आगे बढ़ जाएगा। इतने छोटे से उर्वरक का कितना प्रभाव हो सकता है। उर्वरक की मात्र लागत ही शिवम को अपने जीवन पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। दाऊ की मां ने सब कुछ अनदेखा करते हुए ठंडे स्वर में उपहास किया। मैंने पहली बार किसी को ऐसा कहते सुना है। मैं तो हमेशा से जानता था कि तुम कुछ गलत करने की फिराक में थे। क्या आपको लगता है कि मैं, एक बूढ़ी औरत, इतनी आसानी से धोखा खा जाती हूँ? थोड़ा सा उर्वरक और यह अंकुरित हो जाएगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? दाऊ की मां, जब शिवम कुछ कहता है तो वह उसे करता है। मैं कहता हूं कि मैं 5,000 पाउंड वजन बढ़ा सकता हूं और यह 5,000 पाउंड होगा। इसके अलावा, जब मैं उन्हें बड़ा कर लूंगी तो उस समय मैं उनमें से आधा हिस्सा आप सबके साथ साझा कर सकूंगी। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा? तुम्हें तुम्हारा मिलेगा और मुझे मेरा मिलेगा, शिवम ने कसम खाते हुए कहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इसे यहीं साबित कर सकता हूं। साबित करो, दाऊ की मां ने तिरस्कार से कहा। अपने दुबले पतले शरीर के साथ तुम्हें इसे साबित करने की जरूरत है। कोई अनादर नहीं, लेकिन आप स्वयं ही सोचें, आपका जर्जर मंदिर और बंजर भूमि के साथ वह छोटा सा जर्जर घर, क्या आप वास्तव में कुछ दर्जन युआन जुटा सकते हैं? शिवम अचानक अवाक रह गया। दाऊ की मां के शब्दों ने उसे ठीक उसी जगह चोट पहुंचाई जहां चोट लगी थी। यदि उसके पास सचमुच इतना कुछ होता तो वह इतना दयनीय जीवन नहीं जी रहा होता। मां, आप ऐसा नहीं कह सकती। अवसर लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। और वे केवल एक बार आते हैं। शिवम को इसे वैसे भी लगाने दें। भले ही समय सीमा तक कुछ खास विकास न हो, कम से कम हम इसे देख तो सकते हैं, है ना? अगर वह सचमुच फसल उगाने में कामयाब हो जाता है तो क्या हमारा परिवार अमीर नहीं हो जाएगा? सोनी ने 2 चिंतित कदम आगे बढ़ाए। उसकी छाती इस तरह से धड़क रही थी कि सोहन यादव का ध्यान उसकी ओर गया। दाऊ की मां ने सोनी को घूर कर देखा। ये छोटी मुर्गी, जिसकी कोहनियां दिन प्रतिदिन बाहर की ओर मुड़ती जा रही थीं। हालांकि इतने सारे ग्रामीणों की नजर उस पर थी, इसलिए इसे अधिक कुछ कहना उचित नहीं था। लोगों को चेहरे की उसी तरह जरूरत होती है जैसे पेड़ों को छाल की। भले ही यह सिर्फ दिखावा करने के लिए हो, वह अपनी गरिमा वापस पा सकती है। ठीक है, आज मैं शिवम को एक मौका दूंगी, दाऊ की मां ने ठंडे स्वर में कहा। सोनी और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। किसी तरह जिद्दी बूढ़ी महिला को मनाने में कामयाब रहे। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, दाऊ की मां ने अंकुरित फलियों के बीजों का एक गुच्छा निकाला और उन्हें चट्टानों की दरारों में फेंक दिया। शिवम, क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने सक्षम हो? क्या आपको लगता है कि आपके पास इतनी महान क्षमताएं हैं? आइए देखते हैं कि आप इस बीज को यहां से कैसे अंकुरित करते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, प्रमाण की बात भूल जाए, मुझे तो आधी उपज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब तुम्हारा है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। बस, सब खत्म हो गया। भूल जाए कि क्या उन बीजों को बोया जा सकता है। ये 3 साल में भी असंभव है। बिल्कुल, मैं शिवम को ये काम न करने के लिए मनाना चाहता था। आप देखिए, अब ये बर्बाद हो गया है। चाहे कितना भी उर्वरक डाला जाए, यह नहीं उगेगा। ये सिर्फ एक सपना है। गांव वालों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। तभी दाऊ की मां ने अपनी गर्दन आगे की और गर्व से हंसते हुए कहा, शिवम, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रही हूं, तुमने खुद ये रास्ता चुना है। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। यदि आप इसे 3 साल के भीतर नहीं बढ़ा सकते तो आप जाए। 3 साल भूल जाओ, चलो कल की बात करते हैं। हाँ हाँ, कल। शिवम, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कल तक कैसे हो सकता है? आह। ये कैंगहाई ने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि रेन ने उसकी कमर पर जोर से चुटकी काट ली। शिवम के शब्दों ने कई लोगों को अवाक कर दिया। एक दिन में अंकुरित बीन्स, ये कैसे संभव हो सकता है? शिवम के शब्दों ने कई लोगों को अवाक कर दिया। एक दिन में अंकुरित बीन्स, ये कैसे संभव हो सकता है? इसके अलावा, बीज चट्टानों की दरारों में गिर गए थे। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उन्हें खाद दी जा सकती है या नहीं। यदि सारा खाद डाल भी दिया जाए, तो भी मिट्टी के बिना वे जड़ नहीं पकड़ सकते और अंकुरित नहीं हो सकते। हा, शिवम, आपने बहुत अच्छा दावा किया है। बेहतर होगा कि आप इसे दिल से लें। यदि चट्टान की दरार में डाला गया बीज वास्तव में उग सकता है, तो क्या बत्तखें आकाश में नहीं उड़ पाएंगी? इस पर दाऊ की मां ने हंसी उड़ाई, कुछ शब्द बुदबुदाए और धीमी गति से चली गईं। सोहन यादव शिवम को डांटना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, फेनरान ने उसे भयंकर रूप से घूरा। जैसे ही उत्साह समाप्त हुआ, आसपास के ग्रामीण भी धीरे धीरे घर लौट गए। जब तक अधिकांश लोग चले गए, सोनी ने उत्सुकता से शिवम का हाथ पकड़ लिया। देखो तुमने क्या किया है, हम इसे कैसे निपटेंगे? इन चट्टानों से संभवतः बीन स्प्राउट्स कैसे उग सकते हैं?
क्या यह मजाक नहीं है? अगर मेरी सास इस बारे में हंगामा करेंगी तो इससे न सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, बल्कि आपकी और आपके चाचा के परिवार की प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा। चिंता मत करो, वे कल अवश्य अंकुरित हो जाएंगे। मैं आज थोड़ा थक गया हूँ, मैं वापस मंदिर जाऊंगा, शिवम ने अपनी पीठ तानते हुए कहा। दिन भर के काम ने उसे सचमुच थका दिया था। अब वह ठीक से आराम करना चाहता था और अपनी ताकत वापस पाना चाहता था। देना अभी भी अंधेरा था, लेकिन सोनी के पिछवाड़े में पहले से ही सोनी, दाऊ की माँ, रेन और सोई जैसे लोग दिखाई दे रहे थे। हर कोई इस चमत्कारी दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था और ये देखना चाहता था कि चट्टानों की दरारों से बीज कैसे अंकुरित हो सकते हैं। लेकिन उनमें से एक भी जाग नहीं सका और जल्द ही वे सभी वापस लौट आए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद खेत में एक काली आकृति दिखाई दी, जो शीघ्र ही ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। जागते हुए सूरज चमक रहा है और फूल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। खांसी खांसी, वे अंकुरित हो गए हैं, बीज अंकुरित हो गए हैं, ग्रामीण उठे और देखने आए। भोर होने से पहले ही हेईजी एक कांस्य घंटा लेकर हर घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। जब तक गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तब तक भोर हो चुकी थी और हेईजी की चीखें अभी भी गांव की सड़क पर सुनी जा सकती थीं। बहुत से लोग बीजों के अंकुरित होने की आशा और क्रोध से भरे हुए धीरे धीरे सोनी के पिछवाड़े की ओर दौड़े। वाह, वे सचमुच उगाए, ये बहुत चमत्कारी है, बीज वास्तव में उग सकते हैं। हाँ, मैंने पहले कभी पिछवाड़े की चट्टान की दरार से कुछ उगते नहीं देखा। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प, ऐसा देखना बहुत दुर्लभ है। अल्पविराम, अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई सोनी दुखी होकर करवटें बदल रही थी, क्योंकि पर्याप्त नींद न मिलने के कारण पिछवाड़े में हो रहे शोरगुल से उसकी नींद खुल गई थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल गई। लेकिन जब उसने कई ग्रामीणों को धक्का देकर आगे देखा, हे भगवान, ये कैसे संभव है? वे सचमुच बड़े हो गए। अंकुरित फलियों को बाहर निकलता देख सोनी इतना हैरान हो गया कि बोल ही नहीं सका। उसने अपने मन में कई रोपण विधियों को याद किया, लेकिन उनमें से किसी से भी रातों रात चट्टान की दरार से बीन्स के अंकुर नहीं उगाए जा सकते थे। बहरहाल अब उसे कुछ तो करना ही था, और वह था दाऊ की मां को बुलाकर उसे देखने के लिए कहना। संसाधनों की कमी वाले एक गांव में पत्थर की दरारों से अंकुरित फलियां उगने की संभावना एक बम की तरह फैल गई। यहां तक कि बिस्तर पर पड़े सबसे अधिक ग्रामीण भी इस असाधारण घटना की कहानियां सुनकर अविश्वास से दंग रह गए। शिवम जहां भी जाता, वह ग्रामीणों को अपनी प्रशंसा गाते हुए सुन सकता था। यही उसकी क्षमता थी, यही वह प्रभाव था जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। 32 अध्याय 32 शिक्षण सहायता 32 अध्याय 32 शिक्षण सहायता। जब तक वह वानबाओ गांव के ग्रामीणों को अपने कृषि कौशल पर विश्वास दिला सकता है, ये वानबाओ गांव में उसके भविष्य के विकास के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करेगा। ये तो बस पहला कदम था। सोनी हंसते हुए उछल पड़ी। वह पूरे साल में इतना नहीं हंसी थी। चट्टानों की दरारों में अंकुरित फलियों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह उत्साह से बोली, यह आश्चर्यजनक है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपके पास खेती में ये कौशल होगा। क्या आप अपने जीजा से भी बेहतर हैं? यदि आप इस कौशल का उपयोग कहीं और कर सकें, तो हमारा वानबाओ गांव वास्तव में समृद्ध हो सकता है। शिवम जोर से हंसे, हा हा हा, ये तो बस पहला कदम है। इसके अलावा, हालांकि ये अंकुरित फलियां चट्टानों की दरारों में उग रही हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें अपने मिश्रण से सींचा तो ये लगभग अंकुरित हो गए। सोनी ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो, सचमुच अद्भुत हो। यदि इस मिश्रण का प्रयोग लोगों पर किया जा सके, तो क्या हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकेंगे? ये सिर्फ 5000 किलोग्राम शायद बहुत कम है, आखिरकार हमारे घर में ज्यादा उर्वरक नहीं है। शिवम असहाय होकर मुस्कुराया, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। एक म्यू भूमि, जो जीवंत हरी फलियों से भरी हुई थी, जिसे पनपने में सामान्यतः 1 महीना लगता है, शिवम के मिश्रण से प्रभावशाली ढंग से तेजी से विकसित हो गई। कुछ ही समय में फलियां उगाई और पूरे सब्जी के खेत में हरियाली छा गई, जिससे कई ग्रामीणों में ईर्ष्या पैदा हो गई। हालांकि ये केवल पहला कदम था, क्योंकि शिवम अभी सोनी के पिछवाड़े में इसे आजमा रहा था। सभी ग्रामीणों के खेतों में फसल बोने के लिए उनका विश्वास अर्जित करना होगा। जैसे ही दोपहर करीब आई, एक बड़ा ट्रक अंदर आया। कई ग्रामीण अपने घर में उगाई गई गोभी और अन्य फसलें लेकर आए थे, जिनमें स्वाभाविक रूप से शिवम भी शामिल थे, जो गांव के प्रवेश द्वार पर बैठे थे। चूंकि रेन लोगों को लेकर आया था, शिवम ने पहले ही उनके सामने अपनी सबसे अच्छी गोभी रख दी थी। वे अच्छे दिख रहे थे और बहुत अच्छी स्थिति में थे, जिससे इन कृषि व्यवसायियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। हा हा हा, जल्दी जल्दी, पैसा पैसा, शिवम, आओ इन पैसों को गिन लो। ये कैंगहाई मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। उन्होंने बार बार उस आदमी की कलाई पकड़ते हुए कहा, तुमने इस यात्रा में कड़ी मेहनत की है, सचमुच कड़ी मेहनत की है। हा हा हा, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, ये वास्तव में परेशानी नहीं थी, लेकिन गोभी खराब नहीं है और उन लोगों ने अच्छी खरीदारी की। अगर संभव हो तो मुझे आशा है कि आप लोग अगले साल और अधिक पौधे लगाएंगे, ताकि हम और भी बेहतर कर सकें, है ना? आदमी हंसा। ये व्यक्ति कृषि उत्पाद खरीदने वाला था जो हर साल हरी उपज खरीदने आता था।
शिवम ने कुछ पैसे लिए और उन्हें बार बार गिनने लगा। उसने ऊपर देखा और उस आदमी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। पत्ता गोभी का ये बैच तो बस एक शुरुआत थी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। यदि संभव हुआ तो मुझे आशा है कि अगले वर्ष हम। हा हा हा, चिंता मत करो, तुम्हारे पास इसके लिए दिल है और मैं ये करूंगा। आखिरकार यह एक जीत वाली स्थिति है ना? आदमी समझ गया कि शिवम क्या सोच रहा था और जानता था कि वह क्या कहना चाहता था। रेन ने सोहन यादव को घूरा, जो हमेशा उसके चूक जाने पर नाराज हो जाता था। शिवम की आज की सफलता पूरी तरह से उसके अपने कौशल के कारण थी, लेकिन सौभाग्य से उसका निर्णय सोहन याद से भी बदतर नहीं था। उस आदमी को बड़े ट्रक को धीरे धीरे गांव से दूर ले जाते देख सोहन यादव को बहुत अजीब लगा। आखिरकार वह गांव का मुखिया था और सारी प्रतिष्ठा शिवम ने ले ली थी, और उसकी पत्नी भी लगातार उस पर अत्याचार करती रहती थी। कुल मिलाकर यह संख्या 2000 से अधिक थी, जो अभी भी बहुत कम है। शिवम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पहाड़ से तोड़ी गई जड़ी बूटियों से फसलों के लिए मिश्रण बनाया, जिससे हवा का प्रवाह बढ़ गया। प्रति एमयू को ध्यान में रखते हुए क्या विकास बहुत धीमा नहीं होगा? लगता है मुझे गति बढ़ानी होगी। दूर के पहाड़ों को देखते हुए शिवम ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। देखना, असली कौशल किसे कहते हैं? आप किसे अद्भुत कहते हैं? ये बात है, कितना अच्छा है, काश मैं भी ऐसा हो पाता। अगर मैं भविष्य में उनके जैसा बन सका तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। तुम इसे भूल जाओ, अगर तुम भी उसके जैसे महान हो सकते तो मैं तुम्हें अपना पोता कहता। सोहन यादव का दिल और अधिक कड़वा हो गया। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो क्या वानबाव गांव केवल शिवम को ही नहीं जानता होगा, उसे, सोहन को नहीं। अल्पविराम। आज वानबाव गांव के ग्रामीण गांव के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। वे वहां शिवम को गोभी में पानी डालते देखने के लिए नहीं थे, बल्कि वहां पढ़ाने आने वाले नए शिक्षक का स्वागत करने के लिए थे। वे कई वर्षों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुमने सुना, आज जो आ रहा है वह विश्वविद्यालय का छात्र है, हमारे गांव में एक शिक्षक होगा। कई ग्रामीणों ने चर्चा शुरू कर दी और जल्द ही कई ग्रामीण चर्चा में आ गए। बात करना बंद करो, चलो देखते हैं, ये हमारे वानबाव गांव के लिए एक आशीर्वाद है। जैसे ही ग्रामीणों की आवाजें धीमी हुईं, दूर से ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। जीन्स और कंधे पर टैंक टॉप पहने एक महिला उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका रूप बहुत ही आकर्षक था। वाह, ये लड़की बुरी नहीं है, देखो वह कितनी सुंदर और आकर्षक है। हाँ, वह हमारे गांव की सोनी से भी ज्यादा सुंदर है, उस आकृति को देखो। टस्क टस्क टस्क, ये बच्चा सचमुच बहुत बड़ा हो गया है, इसकी कोमल त्वचा को देखो। अल्पविराम। जब ट्रैक्टर रुका तो रेन ने युवती की ओर देखा। आज की युवा लड़कियां बहुत अच्छी तरह से विकसित होती हैं, उनके शरीर के सभी वक्र सही स्थानों पर होते हैं, इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। खासकर जब से सोहन यादव पहले से ही हक्का बक्का होकर देख रहा था, उसकी आंखें लगभग उससे चिपकी हुई थीं। रेन असंतुष्ट महसूस कर रहा था और उसने उसकी पीठ पर थपथपाया। तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो? बस वहां खड़े मत रहो, जाओ और उसे चारों ओर दिखाओ। क्या आप गांव के मुखिया नहीं हैं या ये सिर्फ दिखावा है? ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोहन यादव अजीब तरह से मुस्कुराया, कुछ कदम आगे बढ़ा। नमस्ते, मैं यहाँ गांव का मुखिया हूँ, आप मुझे अंकल ये कह सकते हैं। वानबाव गांव में आपका स्वागत है, आप गांव के मुखिया हैं। नमस्ते गांव के मुखिया, मैं पढ़ाने के लिए आने वाली शिक्षिका हूँ, मेरा नाम डेनी है, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। डेनी ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सोहन यादव से हाथ मिलाया। एक विश्वविद्यालय के छात्र का हाथ वास्तव में अलग था, उसे पकड़ना बहुत आरामदायक था, एक ऐसा एहसास जो रेन नहीं दे सकती थी। डेनी के चंचल व्यवहार को देखकर उसका दिल लगातार उत्तेजित हो रहा था। उसकी सुंदर चोटी, सुंदर गड्ढे और सुंदर चेहरे की बनावट, विशेषकर उसके फैशनेबल कपड़े जो उसके शरीर को और अधिक निखार रहे थे, ने उसे चकित कर दिया। गांव के मुखिया आइए, शिक्षिका इतनी दूर तक आसानी से नहीं आई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें पानी पिलाना चाहिए ताकि उन्हें प्यास न लगे? एक दुखी आवाज अचानक बीच में बोली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हा हा हा, मेरी याददाश्त देखो, मैं लगभग भूल ही गया था। सोहन यादव ने अजीब तरह से हंसते हुए अपने सिर के पीछे खुजलाया। 33 अध्याय 33 भूत 33 अध्याय 33 भूत। हमारे शिक्षक डू ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है, वह हमारे वानबाव गांव से संबंधित है। आप लोग उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यह असंभव है। यदि आप आज हमें छोड़कर नहीं जाते हैं, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। मेरे पीछे जो लोग हैं वे सभी मेरा समर्थन करते हैं, वे मेरे पीछे व्यक्तिगत लाभ या विकल्पों पर विचार करने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि हमारे दिल से किए गए संकल्प के लिए खड़े हैं कि हम अपनी भूमि की रक्षा करें। एक सच्चा संकल्प। शिवम ज्यादा शिक्षित नहीं थे और उन्होंने ज्यादा स्कूल भी नहीं जाया था। ये शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे, क्योंकि यह वानबाव गांव है, वह स्थान जहां वह पैदा हुआ और पला बड़ा। बहुत अच्छी बात कही, मैं भी भावुक हो गया था। बच्चे, तुमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है और न ही ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छा बोलते हो।
हालांकि मुझे केवल एक ही बात कहनी है, चूंकि आप उसे नहीं सौंपेंगे, इसलिए हमें असभ्य होने का दोष न दें। सन जिंग ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके पीछे खड़े लोग तुरंत आगे बढ़ गए। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। जैसे ही वे लोग हमला करने लगे, रेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की, डरो मत। ये हमारे गांव का योग्य आदमी है। उनके यहाँ होने से कोई भी कठिनाई, कोई समस्या नहीं है। एक आदमी ने लकड़ी की छड़ी लेकर शिवम पर हमला किया। शिवम ने न तो कोई हिचकिचाहट दिखाए और न ही कोई हिचकिचाहट दिखाई। उसने अपना बायां हाथ उठाया और छड़ी के एक झटके के साथ वह तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गई। खून बहने लगा और एक आदमी गिर पड़ा। शिवम ने तेजी से कुछ और हमलों को चकमा दिया। वह अकेले ही भीड़ में घुस गया और उसके पीछे पीछे पीड़ा भरी चीखें गूंजने लगीं। नंगी आंखों से देखा जा सकता है कि शिवम की मुट्ठी से सन जिंग का एक दांत खून की धार के साथ टूटकर जमीन में दब गया था। पहला, दूसरा, तीसरा, एक पल में सुन जिंग द्वारा लाए गए किसी भी आदमी के चेहरे पर अच्छी चमक नहीं थी। अच्छा, मारो उन्हें। जाओ, उन्हें बुरी तरह पीट दो, बहुत संतोष होगा। इन युवाओं को सचमुच साफ कर दो। सुंदर, शिवम वास्तव में इन पुरानी चीजों को हमारी शक्ति का स्वाद चखने दो, उन्हें बता दो कि हम खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं। अल्पविराम। वानबाओ गांव के कई ग्रामीण यह नहीं देख पा रहे थे कि आगे क्या हो रहा है, और धूल उड़ने के कारण वे केवल लोगों के मुंह से निकलने वाली चीखें ही सुन पा रहे थे। तुम लोग, आप सभी पुरुष हैं, क्या आप शिवनारायण को इन लोगों से अकेले लड़ने देंगे? तुम्हारे चेहरे कहाँ हैं? क्या तुम लोग भी आदमी हो? रेन ने गुस्से से कहा। मैं जा रहा हूँ। एक ग्रामीण की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे तो रेन ने भी नीची नजर से देखी है। लानत है, हम सब वानबाओ गांव के ग्रामीण हैं, वे तो बस कुछ ही हैं, डरने की क्या बात है। सबसे बुरी स्थिति में हम उनसे लड़ेंगे। ग्रामीणों का एक समूह अपने औजार लेकर लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। अब हालात सचमुच बदल गए थे, क्योंकि ये ग्रामीण भी हाथापाई में शामिल हो गए थे। चीखों और दहाड़ से ये दूरदराज का छोटा पहाड़ी गांव पूरी तरह जाग उठा था। इससे पहले कि लोग युद्ध क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देख पाते, सन जिंग का पीछा कर रहा एक व्यक्ति बाहर फेंका गया और बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। महान, हा हा हा, हम जीत गए, हम जीत गए, हा हा हा, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। किंग गांव के लोगों को धीरे धीरे पीछे हटते देख एक ग्रामीण ने उत्साहित होकर लियूहुन को उछलते हुए ऊपर उठा लिया। कई ग्रामीण दौड़कर शामिल हुए, शिवम अमर रहें, अमर रहें। हम जीत गए। वानबाओ गांव में जोरदार जयकार गूंज उठी। शिवम के साथ लड़ने से न केवल उनमें जोश भर गया, बल्कि उन्हें पहली बार असली मर्दानगी का स्वाद भी मिला। डेनी को पकड़े हुए रेन अपना मुस्कुराता हुआ मुंह बंद नहीं कर सकी। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्या तुमने अभी अभी सब कुछ देखा? ये हमारे गांव का सबसे योग्य व्यक्ति है, हमारे गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। डेनी ने कुछ नहीं कहा, उसने धीरे से सिर हिलाया। इस छोटे से पहाड़ी गांव में न केवल एक गरीब ग्रामीण इलाके का अनोखा माहौल था, बल्कि ग्रामीणों के बीच एकजुटता की भावना ने भी उसे गहराई से प्रभावित किया। गांव में कोई स्कूल नहीं था, स्वाभाविक रूप से वहां कोई जगह भी नहीं थी जहां डेनी रह सके। वह केवल मंदिर में ही रह सकती थी। गांव में केवल 20 बच्चे थे। डेनी द्वारा हर सुबह कक्षाएं शुरू करने के बाद शिवम उनकी स्पष्ट पढ़ने की आवाजें सुन सकता था। इन ध्वनियों ने शिवम को परेशान नहीं किया, बल्कि उन्हें भविष्य की आशा का एहसास दिलाया। हर दिन मंदिर में बच्चे शिवम द्वारा उगाई गई सब्जियां खाते थे, जो बहुत पौष्टिक थीं। कभी कभी डेनी भी शिवम के साथ भोजन करता था। हालांकि वहां केवल वे दोनों ही खाना खा रहे थे, फिर भी यह कुछ अजीब हो सकता था। शाम तक जब शिवम सोनू के घर से लौटा, तो खेतों में दिन भर के काम ने उसे थका दिया था। मंदिर के द्वार में प्रवेश किए बिना ही शिवम को अंदर से एक अत्यंत मनमोहक सुगंध आती हुई महसूस हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। डेनी ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ भींचे, तुम वहां किस लिए खड़े हो? अंदर आएं। शिवम एक कुर्सी पर बैठकर अंदर आया। डेनी ने शिवम के सामने ताज़ा बना गोभी का सूप लाया। इसे चखो, इस बार मैंने जो खाना बनाया है वह पहले से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यह स्वादिष्ट नहीं है, तो भी आपको ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। शिवम दिल खोलकर हंसा। उसने पाया कि डेनी अधिक मनमोहक होता जा रहा था, फिर भी कुछ शब्द केवल उसके दिल में ही रह सकते थे। उसने मेज पर रखी चॉपस्टिक उठाई, गोभी के पत्ते का एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे उसे चखा, और उसे आश्चर्य हुआ कि इस लड़की के खाना पकाने के कौशल में वास्तव में सुधार हो रहा था। एक कटोरी गोभी का सूप पीकर ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 3-4 दिनों से भूखा हो। कैसा है? स्वादिष्ट। डेनी ने अपना छोटा सा चेहरा पकड़ लिया, मानो शिवम की तारीफ का इंतजार कर रही हो। ममम, बहुत स्वादिष्ट। शिवम ने अंगूठा दिखाया। वह मुस्कुराया और बोला, वैसे जो व्यक्ति आपके साथ यहाँ आया था वह अचानक क्यों भाग गया? क्या उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं है। डेनी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। वह इस मामले को उठाना नहीं चाहती थी, नहीं इसके बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन चूंकि शिवम ने पूछा था, इसलिए उसने टाला नहीं। दरअसल उसने सोचा था कि यहाँ आना सिर्फ घूमना और आनंद लेना होगा।
जब उसे सचमुच पता चला कि यहाँ कितनी गरीबी है और वह कष्ट सहन नहीं कर सकता, तब वह भागा। शिवम ने डेनी के बढ़ते हुए उदास चेहरे को देखा। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा पूछा है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। बस उसके बारे में बात मत करो। वैसे मैंने उन्हें कहते सुना है कि आप इस गांव में सबसे योग्य व्यक्ति हैं। आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और सामंती अंधविश्वासों को तोड़ सकते हैं। आप वाकई अद्भुत हैं। डेनी ने खिलखिलाकर कहा, इन सब के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? यह शिवम को थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही उसने डेनी की चमकती आंखों को देखा, उसका दिल हिल गया। वास्तव में कुछ खास नहीं, बस ज्यादातर लोगों की तुलना में खेती में थोड़ा बेहतर है। अगर यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं उन रेस्तरां में गोभी खाता था तो मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था। अब जब आपने ये कहा है तो ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रही है। जब तक तुम्हें ये स्वादिष्ट लगे। ये तो बस शुरुआत है। अगर ये सब्जियां उन जगहों पर बेची जाएं, तो हमारा गांव जल्द ही विकसित हो सकता है। शिवम ने सोचा, उसे लगा कि डेनी ने जो कहा वह सही था। जैसे ही रात हुई, मंदिर के आसपास का वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। फोली दरवाजे के सहारे झुक गया और अपनी आंखें बंद करके नींद में चला गया। आह, मदद करो, वहां एक भूत है। मुझे बचाओ। मंदिर के भीतर से एक चीख गूंजी, जिससे शिवम अचानक जाग गया। धमाके और बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे प्राचीन मंदिर में अराजकता फैल गई। शिवम सबसे पहले जागा। उसने महसूस किया कि वह अजीब आकृति फिर से प्रकट हो गई है। कई बच्चे जाग गए, लेकिन उन्हें स्थिति की गंभीरता का तब तक एहसास नहीं हुआ, जब तक कि फिर से चीखने की आवाजें नहीं आने लगीं, जिससे उनमें से कई ने खिड़कियां खोल दीं और तेजी से भाग गए, तथा आंखों से ओझल हो गए। शिवम बच्चों को रोकने के लिए आगे बढ़े। लेकिन फिर उसने सोचा, इस पहाड़ी गांव में बच्चों ने हर गली मोहल्ले की खोज की है, जबकि रूही अलग है, क्योंकि वह शहर में पली बड़ी है। यह अच्छा नहीं है। बच्चों की अनदेखी करते हुए शिवम तुरंत मुड़ा और रूही के कमरे की ओर भागा। हवा बह रही थी, लेकिन किसी भी मानवीय उपस्थिति की आवाज नहीं थी। कमरा रूही के शरीर से पूरी तरह खाली था। शिवम के दिल में एक कसक सी दौड़ गई और उसने सोचा कि शायद। बिना देर किए उसने पूरे मंदिर की तलाशी ली, यहां तक कि छत की भी जांच की, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह कहाँ है? वह कहाँ गई होगी? ये हो सकता है। नहीं, असंभव। शिवम झुक गया। उसकी आत्मा स्तब्ध थी, उसकी आंखें काली पड़ रही थीं। सच कहा जाए तो रूही एक औसत किसान महिला से भी कमजोर थी। उस अजीब आकृति के सामने उसके पास प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होगी। फिर भी उसने कमरे में किसी के रोने या कदमों की आवाज तक नहीं सुनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवम को अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई और उसने गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ लगाए। उसका बायां हाथ कसी हुई मांसपेशियों से जकड़ा हुआ था और भयंकर बल के साथ जमीन पर टकरा रहा था। मलबा बिखर गया। उसकी बांह पर नीली नसें धीरे धीरे उभरने लगीं। उसकी रगों में एक सफेद आभा फैल गई और उसके निकट मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मांसपेशियों की शक्ति का अनुभव कर सकता था। शिवम, क्या हुआ? मेरी छोटी बच्ची यह कहते हुए भागी कि इस मंदिर में भूत है। क्या ये सच है? शिवम, हमें सीधे सीधे बताओ कि इस मंदिर में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे डर गए थे। आज अगर आप हमें संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो आप यहां से नहीं जाएंगे। कई ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर आए और शिवम को घेर लिया। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, मानो वे शिवम को कोड़े से पीटना चाहते हों। शिवम खड़े हो गए, अपने ऊपर से धूल झाड़ते हुए, धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए बोले, चलो अब इस पर चर्चा नहीं करते। पहले टीचर डू को ढूंढने में मदद करो, वह लापता हैं। तुमने क्या कहा? ये कांगहाई को तुरंत एहसास हुआ, ये बुरा है। अगर टीचर डू लापता हो गई, तो मैं भी यह जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। कई ग्रामीणों के जुटने से एक बड़ी सेना एकत्रित हो गई। रेन और माओ एर ने मंदिर के पीछे जंगल में बेहोश रूही को जमीन पर पड़ा पाया। उठो, उठो। शिवम ने धीरे से रूही के छोटे हाथ को थपथपाया। उसकी कलाई से एक सफेद आभा डेनी शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसे चिंता हुई कि डेनी मंदिर के प्रति असंतुलित हो सकती है। हम एक भीड़ जैसी आवाज धीरे से फुसफुसाई। डेनी ने धीरे से कराहते हुए जमीन पर धीरे से घूमते और हिलते हुए कहा, अरे टीचर डू बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती हैं, बिस्तर पर एक बड़े आलसी की तरह सो रही हैं। शिवम के बगल में उकड़ू बैठ गई, अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाए, बुदबुदाते हुए। अरे बदमाश, आलसी कौन है? तुम सबसे बड़े आलसी हो। वर्मा ने माओ एर को घूर कर देखा। माओ की टिप्पणी से कई लोग हंसने लगे। शिवम ने राहत की सांस ली कि चाहे कुछ भी हो, शिक्षक डू ठीक थे। उसने अपना सिर उठाया और रेन की ओर देखा। बहन रेन, बहन सोनी, तुम दोनों उसके सोते समय उसके पास रहो और उसकी रखवाली करो। बाकी सब लोग अब मेरे साथ मंदिर में वापस आ जाओ। उनके शब्दों से भीड़ में खलबली मच गई। हर कोई जानता था कि यहाँ सर्वोच्च अधिकारी शिवम नहीं, बल्कि सोहन यादव थे। उनका निर्देश सोहन यादव के प्रति उपेक्षापूर्ण प्रतीत हुआ। फिर भी
कई लोगों ने सिर हिलाया और लियू हुन के पीछे मंदिर की ओर चल पड़े, जिससे शिवम के बढ़ते प्रभाव का संकेत मिलता है। मंदिर में वापस आकर शिवम ने धीमी आवाज में कहा, माओ कल तुमने जो कुछ देखा था उसे बताओ। 35 अध्याय 35 भटकती आत्मा 35 अध्याय 35 भटकती आत्मा। वह बच्चा माओ वह क्या बकवास कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने जो भी किताबें पढ़ी हैं वे सब सीधे कुत्तों के पास चली गईं, जिनमें कब्रों के टीलों वगैरह के बारे में बातें थीं। क्या वह कुछ और कह सकता है। सोनी की सास दाओ की माँ मूल रूप से कुछ उत्साह के लिए आई थी, लेकिन माओ के शब्दों को सुनने के बाद उन्हें आने का पछतावा हुआ। माओ आगे बढ़ो। शिवम ने दाओ की माँ की बात अनसुनी कर दी और माओ से सवाल पूछना जारी रखा। फिर मैं डर गया, एक बार चीखा और फिर माओ रुक गया और अपने बगल में बैठी छोटी लड़की की ओर देखा। न्यू जाग गया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि वहां कोई भूत है, कोई राक्षस है और सभी को भागने के लिए कहा। तो तुम सब जाग गए और भाग गए? शिवम ने आसपास के बच्चों से पूछा। आसपास खड़े सभी बच्चों ने सिर हिलाया और बांस की नली से फलियां गिराने जैसा इशारा किया, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि उन्होंने क्या देखा। जरा ठहरिए, शिक्षक डू कल रात आप सभी के साथ एक ही बड़े बिस्तर पर सो रहे थे। क्या तुम में से किसी ने टीचर डू को देखा? शिवम ने आसपास के बच्चों को देखा और पूछा। बच्चे, जो पहले भुनी हुई फलियों की तरह बकबक कर रहे थे, अचानक चुप हो गए और एक एक करके अपना सिर हिलाने लगे। क्या आप इसलिए अपना सिर हिला रहे हैं क्योंकि आपने जागने के बाद शिक्षक डू को नहीं देखा, या इसलिए कि आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शिक्षक डू वहां थे या नहीं? शिवम ने अपने प्रश्न को यथासंभव स्पष्ट करने की कोशिश की। हे शिवम भाई, हम सब अपनी जान बचाने में व्यस्त थे, हमें शिक्षक डू की कोई परवाह नहीं थी। माओ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मानो वह मकई के दाने चुराते हुए पकड़ा गया हो। ये सुनने के बाद शिवम ने मन ही मन सोचा कि वह पिछली रात रूही के कमरे में भागा था और उसे खाली पाया था, इसलिए माओ के जागने से पहले रूही गायब हो गई होगी। सभी संभव पूछताछ करने के बाद शिवम ने ग्रामीणों को अपने बच्चों को घर ले जाने की अनुमति दे दी। ग्रामीणों के चले जाने के बाद लियान और अन्य लोग रूही के साथ बातचीत करते और हंसते हुए मंदिर तक वापस आ गए। शिवम ने रूही को देखा, जो किसी भी मौसम में खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी, बिल्कुल एक बेगोनिया की तरह। शिक्षक डू, क्या आप ठीक हैं? शिवम ने उनके बैठने के बाद उनके लिए एक कप चाय डालते हुए पूछा। कुछ भी गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कूद और नाच सकती हूँ, रुंगी ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और अचानक अपना सिर झुका लिया। मैं उस घास के ढेर पर बहुत अच्छी नींद आई, बहुत नर्म, बहुत आलीशान। ओह ठीक है, मैं आज की पाठ सूची तय करना भूल गई। ये कहकर वह जल्दी से मेज से उठी और अपने कमरे में वापस चली गई। क्या ये लड़की सचमुच इतनी मोटी चमड़ी वाली है? एक मूर्ख हिरन की तरह व्यवहार करना, किसी भी बात को गंभीरता से न लेना। और वह पाठ की व्यवस्था करने चली जाती है। सोनी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका सीधा स्वभाव हमेशा उसे अपने मन की बात कहने के लिए प्रेरित करता था। सोनी, यह बहुत असभ्य है। अपनी आवाज धीमी रखो, अगर टीचर डू सुन लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। सोनी के पास खड़ी रेन ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची। लियान, रेन और सोनी के झगड़े से चिंतित थी, उसने तुरंत शिवम से पूछा, हुन, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? क्या हमें टीचर डू से बात करनी चाहिए? नहीं, शिक्षक डू के लिए हमारे गांव में आना कठिन था और बच्चों को आखिरकार कोई तो मिला जो उन्हें पढ़ाता था। हम शिक्षक डू को डरा नहीं सकते, शिवम ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। जब तक टीचर डू नहीं पूछती, हम कुछ नहीं कहते। चाहे जो भी हो, मैं इसे अवश्य पकड़ूंगा। लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। मदद का जिक्र मत करो। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षक डू शांति से पढ़ा सकें, वानबाओ गांव में हर किसी की जिम्मेदारी है। पड़ोसी गांव, और यह कि किसी तरह ये रूही से संबंधित थी। ओह शिवम, मेरी बात सुनो। शिक्षक डू और मैं, ये आपसी सहमति से, किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया, आपको समझना होगा। समझो। सुन जिन घबराकर पीछे हट गया, शिवम के क्रोध से डर गया। गुरुवर, आप इस बदमाश को कैसे पसंद कर सकते हैं? क्या आप अंधे हैं या क्या? ओह, सोनी गुस्से से बोली, उसकी हताशा लगभग स्पष्ट थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे धौंकनी दोनों ओर से बंद हो गई हो, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थी और गुस्से में फूट पड़ी। किंग यू, असंभव, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी सन जिंग से बेहतर है। शिक्षक डू को उसमें रुचि कैसे हो सकती है? टीचर डू, क्या हो रहा है? कुछ कहो, यह मुझे पागल कर रहा है। लियान भी अपनी चिंता को नियंत्रित नहीं कर सकी, लगातार रूही से आग्रह कर रही थी। सुन जिंग पिछली पिटाई से सबक सीख चुका था, अब शिवम के आसपास सतर्क था। तनाव को भांपते हुए उन्होंने तुरंत कहा, देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम पहली नजर में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, जैसे सिमा की जेंटलमैन वेन से मुलाकात। शिवम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, वह सुनजिंग की बकवास पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन रूही की चुप्पी उसे बेचैन कर देने वाली थी, जिससे वह चिंतित और तनावग्रस्त हो गया। कुछ गलत है।
शिवम, सोनी, लियान, देखो, मुझे लगता है कि शिक्षक डू की आत्मा भटक रही है। इसीलिए वह हमें जवाब नहीं दे रही है। रेन ने अचानक चिल्लाकर सबका ध्यान खींचा। आत्मा भटक रही है? लियान ने आश्चर्य से रे एलना से पूछा। रेन ने सिर हिलाया और जल्दी से समझाया, मेरे भाई को घर पर आत्मा भटकने की समस्या है। रात को सोते समय वह उठकर इधर उधर घूमने लगता। अगर आप उससे कुछ भी पूछें तो ऐसा लगेगा जैसे वह आपकी बात सुन ही नहीं पा रहा है। और अगले दिन उसे अपनी रात की भटकन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। मैं तुम जैसे कायर लोगों से नफरत करता हूं जो कमजोरों को धमकाते हैं। बिल्कुल गंदगी के एक टुकड़े की तरह घिनौना। लियान ने घृणा से भरी हुई जिंग की ओर देखा। जिंग, हमें बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा एक दांत तोड़ दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सोचो कि तुम्हारे कितने दांत हैं। शिवम ने जिंग को चेतावनी दी। पहले हमेशा ऐसे ही लोग होते थे, जैसे वह दुष्ट, वे गंजे आदमी, वे पहाड़ पर सांपों की तरह होते थे। एक बार जब आप उन्हें वश में कर लेते थे तो आप उनके स्वामी हो जाते थे, लेकिन अगर आप उन्हें छोड़ देते थे तो वे आप पर यथासंभव क्रूरता से हमला कर देते थे। शिवम की धमकी सुनकर जिंग इतना डर गया कि उसका जबड़ा हिल गया, दांत बजने लगे, जब तक कि वह अंततः बोल नहीं पाया। मैंने मंदिर में भूतों के रहने की अफवाहें सुनी थीं और मैं इसका लाभ उठाना चाहता था। रेन, जिसकी आंखें तेज थीं, ने जिंग के फेंके हुए कपड़ों के पास एक लौकी देखी, उसे उठाया और उससे पूछा, यह क्या है? जिंग ने रेन के हाथ में लौकी को देखा, उसका चेहरा तमतमा गया और कहा, ये काले कुत्ते के खून से भरा है। मुझे चिंता थी कि मंदिर की चीजें मुझे ढूंढ लेंगी। बहुत खूब, तुम तो बस एक बड़े कांपने वाले काय हो, है ना? ये सब सामान सिर्फ हमारे गांव के लोगों को परेशान करने के लिए लाया है। सोनी ने एक और कौर सीधे जिंग के चेहरे पर थूक दिया। सुन जिंग, तुम मंदिर में कब घुसे? और आप शिक्षक डू के साथ क्यों थे? शिवम ने मामले की तह तक जाने का निश्चय करते हुए सुन जिंग से पूछा। जिंग के चेहरे पर सोनी का थूक लगा हुआ था, लेकिन वह उसे पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्दी से बोला, मैं मंदिर में बहुत समय से नहीं था। मैंने एक औरत को पिछवाड़े की ओर जाते देखा। मुझे लगा कि वह शौच के लिए जा रही होगी, इसलिए मैं भी चुपके से अंदर चला गया। और फिर? शिवम ने पूछना जारी रखा। मैंने देखा और ओह, ये तो टीचर डू थी। मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे पता चल गया कि वह स्तब्ध है। मैंने सोचा, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शिवम मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर के मंच पर खड़ा था। एक स्तंभ के पास एक घुरघुराते हुए प्राणी से बंधा हुआ था, जो पूरे शरीर पर लाल और काला था, और उसके सिर पर घास के घेरे थे, वास्तव में एक अज्ञात राक्षस। प्रिय ग्रामवासियों, हाल ही में हमारे मंदिर के बारे में अफवाहें फैली हैं जिससे आप चिंतित हैं। मैं शिवम हूँ और मैं सभी से माफी मांगता हूँ। शिवम ने गांव वालों को प्रणाम करते हुए कहा, कल रात ये चीज मंदिर में खाना ढूंढने आई थी और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हम। खंभे से बंधे प्राणी ने शिवम की बातें सुन ली और फिर से जोर जोर से गुर्राने लगा। कल रात इसे पकड़ने के बाद मुझे ये राक्षस काफी परेशान करने वाला लगा। मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की, इसे मारा नहीं जा सका। लेकिन मुझे इसकी कमजोरी पता चल गई है, ये पटाखों से डरता है। शिवम ने गाजी की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसने तुरंत उसे पटाखों की एक लंबी माला थमा दी। पटाखे पकड़े हुए लियूहुन ने कहा, अगर हम इसे इन पटाखों से परेशान करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यह हमारे गांव को परेशान करने के लिए कभी वापस नहीं आएगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों को शिक्षक डू की कक्षा में सुरक्षित रूप से भेज सकते हैं। मैं इन पटाखों से पूरे गांव को हिला दूंगा, ठीक है सब लोग? ठीक है हुंजी, करो, आप जो भी करेंगे मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसे पूरी तरह से उड़ा दो और देखो कि क्या ये हमारे बच्चों को फिर से डराने की हिम्मत करता है। नीचे के ग्रामीणों ने शिवम के फैसले के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। शिवम ने काले पड़ चुके प्राणी के पास पटाखों की एक माला ले जाकर उसे उसकी कमर में बांध दिया, कुछ बुदबुदाया और फिर पटाखों का फ्यूज जलाने से पहले प्राणी को बांधने वाली रस्सी को खोल दिया। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, हम। जैसे ही पटाखे फूटे, काला पड़ चुका वह जीव घुरघुराने लगा, पटाखों को रेलगाड़ी के धुएं की तरह घसीटता हुआ गांव के निकास द्वार की ओर उन्मत्तता से भागा, जबकि आसपास के ग्रामीण जोर जोर से हंसने लगे तथा कई लोग बहादुरी से उसके पीछे पीछे चल पड़े। सुबह के महाजों के दौर से लौट रहे सोहन यादव ने अपनी पत्नी को देखा और उसके पास जाकर फेनरान को एक तरफ खींच लिया और पूछा, पत्नी, अभी अभी गांव से क्या भागा है? फफ। रेन अपनी हंसी नहीं रोक सकी और बोली, वह भूत था। हमने इसे कल रात पकड़ा था। भूत? मुझे लगा कि यह ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कालिक पोत दी हो। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे पड़ोसी गांव का जिन कल रात महाजों खेलने नहीं आया था। क्या ये वास्तव में वही हो सकता है? सोहन यादव ने रेन से पूछा, उसके शब्दों से उसे और अधिक यकीन हो गया कि यह सच था। तुम्हारे ये बेतुके अनुमान क्या हैं? तुम यहाँ खंभे की तरह क्यों खड़े हो? घर जाओ। रेन हंसा और सोहन यादव को अपने घर की ओर खींच लिया। सोहन यादव ने हंसते हुए कहा, शिक्षक डू के हिस्से के बारे में, वह कैसी हैं?
गांव के मुखिया के रूप में मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनका दौरा करना चाहिए। किस बात की परवाह है? आप अपनी पत्नी का भी ख्याल नहीं रख सकते और आप किसी और के कॉलेज छात्र के बारे में सोचते हैं। हुंजी के आसपास होने पर आपको किस बात की चिंता है? घर जाओ, रेन ने चंचलता से कहा और सोहन यादव को घसीटते हुए घर ले गया। हंगामे के बाद ग्रामीण अपने कृषि कार्यों पर वापस लौट गए और तितर बितर हो गए, जबकि मंदिर में शिवम ने बच्चों को एक दिन की छुट्टी दे दी। आपने बच्चों की कक्षाएं क्यों रद्द कर दी? रूही ने चेहरे पर थोड़ी चिंता के साथ शिवम से पूछा। उसके हाथ बेचैनी से एक साथ मुड़ गए। रूही के होंठ कांपने लगे और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। उसने शिवम को धक्का दिया और कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। वह कुछ कदम दौड़ी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, और फिर उसे एक जबरदस्त बल से शिवम ने अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रूही का दिल घबरा गया। वह शिवम के आलिंगन से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। शिवम ने रूही को कसकर पकड़ रखा था। उसके संघर्ष के बावजूद उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, जब तक कि वह प्रतिरोध जारी रखने में असमर्थ नहीं हो गई। फिर उसने उससे कहा, सुश्री मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं बस यह नहीं जानता कि तुम्हें कैसे शांत करूं। इससे पहले मैंने एक मेमना पाला था जो डर गया था, और उसे शांत करने के लिए मैंने यही तरीका अपनाया था। इसलिए आप बाद में मुझे मार सकते हैं या डांट सकते हैं, मैं इसे स्वीकार करूंगा। अपनी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करने के बाद थकी हुई रूही ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर शिवम के कंधे पर टिका दिया। जब उसकी छिपी हुई पीड़ा उजागर हुई तो उसे टूटन का अनुभव हुआ। उसे अकेले एक अंधेरी और ठंडी दीवार का सामना करना पड़ा। अपने आप को संभालने के बाद उसने अपने छिपे हुए दुख को और अधिक गहराई में दबा दिया, तथा अगले खुलासे और उसके बाद के टूटने तक समाज में पुनः शामिल होने की ताकत का दिखावा करती रही। आज अभी चीजें अलग लग रही थीं। रूही इस आदमी की कोमल और मजबूत बाहों को महसूस कर सकती थी और स्थिर, लयबद्ध दिल की धड़कन सुन सकती थी। उसे अचानक समझ में आ गया कि वह अंदर और बाहर दोनों तरह से एक आदमी था, इस भूमि की तरह दृढ़, अपने भाग्य से अधिक कुछ उठाने में सक्षम। मैं हमेशा सोचता था कि यदि मैं अपने पिछले वातावरण को छोड़ दूं और पहले की हर चीज से दूर रहूं, तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वैसा ही होगा। पहला हमला उस समय हुआ जब माओ ने मुझे देखा। पहले तो मैं अभी भी आशावान था और गहरी नींद सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कल रात मैं बहुत थक गई थी और गहरी नींद में सो गई थी, और यह फिर से हो गया। रूही ने SHIVMN को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन इस मुस्कुराहट में गहरी बेबसी झलक रही थी। मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं आपकी बीमारी ठीक करने का वादा करता हूँ। मुझे आशा है कि आप रुकेंगे। शिवम ने रूही से ईमानदारी से कहा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके हृदय के कीचड़ भरे मैदान से कुछ निकल रहा है जिसे वह थामे रखना चाहता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी बीमारी कोई साधारण नींद में चलने जैसी नहीं है, यह उससे मिलती जुलती एक दुर्लभ स्थिति है, जिसका इलाज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का एक मनोचिकित्सा प्रोफेसर भी नहीं कर सका। जैसे ही रूही बोल रही थी, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह गहरी उदासी छा गई। जब भी मैं किसी नए वातावरण में होता हूँ, तो एक समय ऐसा आता है जब मुझे दौरे नहीं पड़ते। एक बार परिचित हो जाने पर ये फिर से शुरू हो जाता है। जितना अधिक समय मैं वहां रहता हूँ, उतनी ही अधिक बार हमले होते हैं। अंततः भयानक घटनाएं घटती हैं। ये गांव शांतिपूर्ण, जीवन और उत्साह से भरा हुआ है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारे सहित। शिवम रूही के शब्दों के पीछे के अर्थ का अनुमान लगाने के मूड में नहीं था। दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से उसने उससे कहा, सुश्री मैं जानता हूं कि मैं कुछ शीर्ष प्रोफेसरों से बेहतर नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें ठीक करने का वादा करता हूं ताकि तुम यहां शांति से रह सको। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। एक पुरुष के रूप में यह मेरा वादा है। कृपया पहले खा लो, मैं दवा लेने जा रहा हूं। बोलने के बाद शिवम मेज से उठकर अपने कमरे में चले गए। उन्हें यकीन था कि वह रूही की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शो के लिए कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की जरूरत थी। इन 3 दिनों के दौरान शिवम ने रूही को हथेली की एक्यूप्रेशर मालिश देने का बहाना बनाया ताकि उसके पूरे शरीर में क्यूई बल का संचार हो सके। रूही को शांति और सुकून का अनुभव हुआ, तथा चिंता, तनाव और अकथनीय भय जो कभी उसे परेशान करते थे, गायब हो गए। अरे हा हा हा, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ है? रूही का हाथ पकड़े शिवम ने अचानक उसकी हंसी सुनी, जिससे वह थोड़ा घबरा गया। रूही ने शिवम की ओर देखा और कहा, मैं दूसरों से अपना दुख छिपाने के लिए हंसता था। अब मैं हंसता हूं क्योंकि मैं सचमुच खुश हूं। हा हा हा। इतनी गंभीर अभिव्यक्ति क्यों? क्या आप शिक्षक से मिलने में घबराते हैं? तुम मेरे छात्र नहीं हो। क्या आप रुकने की योजना बना रहे हैं? शिवम अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि रूही क्या कह रहा था, जैसे कीचड़ भरे, फिसलन भरे और अस्पष्ट पानी में एक लोच को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या यूं ही रुकेंगे।
रूही ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी, उसके गालों पर गड्ढे पड़ गए, उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैंने कहा था कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों ओर जो बुरे सपने थे वे खत्म हो गए हैं। इसलिए, मेरे पास छोड़ने का और भी कम कारण है। भाई शिवम, भाई शिवम, कुछ बड़ा हुआ है। तुम कहाँ हो? गाजी की तीखी आवाज अचानक मंदिर में गूंजी, जो पटाखे की तरह चौंकाने वाली थी। शिवम ने जल्दी से डुयूलिंग का हाथ छोड़ दिया और गाजी से पूछने के लिए आंगन से बाहर चला गया, गाजी, क्या हो रहा है? क्या हुआ है? भाई हुन, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। विधवा मोना, नहीं, आंटी मोना ने कीटनाशक पी लिया है। गाजी ने शिवम को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए कहा। 38 अध्याय 38 प्रमुख घटनाएं 38 अध्याय 38 प्रमुख घटनाएं मोना रुरोंग ने कीटनाशक पी लिया था, और शिवम ने सहज रूप से महसूस किया कि यह उसके परिवार के अनुबंधित पहाड़ से संबंधित होना चाहिए। सिकुड़े हुए पहाड़ के अलावा मोना रुरोंग के पास वास्तव में कोई और बात नहीं थी जिसके लिए वह शोर मचाना चाहता, इसलिए वह तुरंत गाजी के साथ विधवा मोना रुरोंग के घर की ओर दौड़ा। शोरगुल सुनकर रूही ने तेजी से उन दोनों पुरुषों का पीछा किया, लेकिन उसकी गति उतनी तेज नहीं थी, क्योंकि शिवम की प्रत्येक मालिश के बाद उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ घूम रहा है, और जब ये कुछ संवेदनशील क्षेत्रों पर झिलमिलाता था तो यह विशेष रूप से शर्मनाक होता था। हालांकि शाम हो चुकी थी, मोना रुरोंग के घर के द्वार खुले हुए थे। जैसे ही शिवम दौड़कर अंदर आया, उसने सोनी को देखा, जो एक टिड्डे की तरह उन्मत्त थी और अपनी त्वचा से बाहर कूदने वाली थी। तभी उसने देखा कि मोना रुरोंग बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसने केवल एक पतली, छोटी शर्ट पहनी हुई है, जिसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि बिस्तर के पास फर्श पर टूटी हुई कांच की बोतल में कीटनाशक हो सकता है। हम क्या करते हैं? हम क्या करें? सोनी चिंतित होकर कमरे में घूम रही थी, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था, वह कोई रणनीति सोचने में असमर्थ थी। जब उसने शिवम को देखा, तो उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, हुंजी, मोना रुरोंग ने जहर खा लिया है। जल्दी से कुछ सोचो। घबराओ मत, बहन सोनी। सोनी को एक तरफ खींचने के बाद शिवम मोना रुरोंग के पास गया, उसकी सांस की जांच की और कुछ राहत महसूस की। अब हम क्या करें? सोनी ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, वह अपने हाथों से अपनी शर्ट का कोना फाड़ने वाली थी। पेट की सफाई करो, उसे कीटनाशक उल्टी करवाओ, रूही ने अंदर आते हुए कहा, हालांकि वह देर से पहुंची थी, लेकिन जमीन पर बिखरी कीटनाशक की बोतलों को देखकर वह बता सकती थी कि क्या हुआ था। शिवम शुरू में क्यूई बल का सीधे उपयोग करने के लिए कोई बहाना बनाना चाहता था, लेकिन अब जब रूही बोल चुका था, तो उसे ऐसा करना ही था, इसलिए उसने सोनी से कहा, जाओ पानी से भरा एक चायदानी ढूंढो और मेरे लिए एक ट्यूब लाओ। चायदानी? ओह, ठीक है, ठीक है। सोनी को यह समझने में एक पल लगा कि वह किस बारे में बात कर रहा था, फिर वह जल्दी से रसोई में चली गई। सोनी ने मोना रुरोंग को बैठने में मदद की और फिर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और एक हाथ उसकी बगल में डाल दिया। जल्द ही सोनी पानी से भरा एक चायदानी लेकर दौड़ता हुआ आया और हौंकते हुए बोला, अब हम क्या करें? मैं उसका मुंह खोलूंगा, तुम ट्यूब डालो और फिर उसे पानी से धो दो। सोनी ने कहा और अपने हाथों से मोना रुरोंग के जबड़े खोल दिए। स्थिति को देखते हुए डुयूलिंग मदद के लिए आए। शिवम के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने ट्यूब डाली और बड़े चायदानी से मोना रुरोंग के मुंह में तेजी से पानी डालना शुरू कर दिया। लगभग आधा बर्तन डालने के बाद भी मोना रुरोंग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और रूही और सोनी उन्मत्त हो गए। हम क्या करते हैं? अगर उसे और फ्लश करने के बाद उल्टी नहीं हुई, तो वह पानी का गुब्बारा बन जाएगी। सोनी ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से पसीना पोंछा और भी चिंतित हो गई कि मोना रुरोंग का पेट फट सकता है। उसे ऊपर उठाओ, उसे थूकने दो, शिवम ने कहा, साथ ही मोना रुरोंग के पेट की ओर क्यूई बल को उत्तेजित किया। खांसी, 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 उल्टी। खांसने के बाद मोना रुरोंग ने अपना मुंह खोला और बाढ़ की तरह पानी और कीटनाशक उगल दिया। रूही उसके पीछे बैठ गया, धीरे से उसकी पीठ थपथपा रहा था, और मोना रुरोंग को आखिरकार शांत होने में थोड़ा समय लगा। सोनी ने उत्सुकता से चेंग रुरोंग से पूछा, ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? आप क्या नहीं कर सकते? थोड़ी देर तक नाक बहने और रोने के बाद मोना रुरोंग ने कहा, मेरी वह बूढ़ी और उलझन भरी सास, मुझे नहीं पता कि उसे किसने उकसाया, उसने मुझ पर अनुबंधित पर्वत को स्थानांतरित करने के लिए दबाव डाला। मैंने असहमति जताई और उसने मुझे श्राप देते हुए कहा कि मैं उसकी मौत का कारण बनूंगा। वानबाओ गांव में ग्रामीण या तो खेतों या पहाड़ों का अनुबंध करते हैं, वास्तव में उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। अनुबंधित पर्वत को स्थानांतरित करें? किससे? सोनी ने अचानक कहा, उसे मामला सचमुच अजीब लगा। मोना रुरोंग ने थककर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? वह मुझे नहीं बताएगी। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। मुझे क्यों नहीं? बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने मुंह से अपना जीवन छोटा कर लो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान लाओजी तुम्हारे पास स्वप्न में नहीं आएंगे। हमें विश्वास करना होगा। अब जब ये पत्थर की मूर्ति खोद ली गई है, तो आपको और क्या चाहिए?
क्या आप चाहते हैं कि गांव में हर कोई दुर्भाग्य का शिकार हो? यह मानना बेहतर है कि यह अस्तित्व में है, न कि यह कि यह अस्तित्व में है। पत्थर की आकृति खोद कर निकाली गई है, तो फिर इसमें क्या है जिस पर विश्वास न किया जाए? मैं कहता हूँ, क्यों इलाओपो, जल्दी करो और हमें बताओ, भगवान लाओ जी ने तुमसे और क्या कहा? क्या उन्होंने बताया कि इसका समाधान कैसे किया जाएगा या नहीं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शर्मा ने बड़े संतोष के साथ बूढ़े पुरुषों और महिलाओं की बातें सुनी और अपना सिर हिलाते हुए प्रेतबाधित होने का नाटक करना जारी रखा। मेरी बात सुनो। आज मैं स्वयं भगवान लाओ जी की इच्छा का पालन करते हुए इस यार्ड में आया हूँ। अरे, अंदाजा लगाओ, निश्चित रूप से हमने इस पत्थर की आकृति को खोदा है। उसने पत्थर की आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा और फिर आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी क्षमताएं सीमित हैं और मैं डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि यह पत्थर की आकृति मेरे लिए दुर्भाग्य लेकर आ सकती है। लेकिन मैं अपने वानबाओ गांव के बारे में कैसे न सोचूं? हम सब की खातिर, चाहे मैं कितना भी डरा हुआ क्यों न हो, मुझे ये सहना ही होगा। शिवम अपनी छाती के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और शर्मा को बड़बड़ाते हुए देख रहा था, फिर भी उसने अभी तक उसे अपने असली इरादे प्रकट करते नहीं देखा था। बस, क्यूई लाओपो, गोलमोल बातें करना बंद करो और हमें बस ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। आंगन में कुछ लोगों ने अधीरता से पूछा। जिस तरह कोई सोने के लिए तरसता हुआ व्यक्ति करवटें बदलता है, उसी तरह वांग दाजियाओ भी किसी के द्वारा ये पूछे जाने का इंतजार कर रहा था। वह धीरे धीरे नई खोदी गई पत्थर की आकृति के पास गई और बोली, भगवान लाओजी ने कहा है, जब तक हम पत्थर की आकृति के पीछे के अक्षरों के प्रति सावधानी बरतते रहेंगे, तब तक हमारे वानबाओ गांव में शांति रहेगी। कौन से पात्र? जल्दी करो और देखो। ये शर्मा तुरंत देखने के लिए नीचे झुका, बिना किसी प्रतिक्रिया के काफी देर तक, फिर अचानक कब्र से उठती हुई लाश की तरह शर्मा उछल पड़ा और चिल्लाया, पहाड़ पर निर्भर रहने वाली विधवा 10,000 वर्षों तक दुर्भाग्य लाती है। एक विधवा? क्या पहाड़ पर आश्रित विधवा 10,000 वर्षों तक दुर्भाग्य लाती है? इसका क्या मतलब है? पहाड़ पर क्या भरोसा है? पहाड़ के पास रहते हो या क्या? क्या समझ नहीं आता? स्पष्टतः यह विधवा मोना रुरोंग के बारे में बात कर रहा है। क्या वह अपने घर के पीछे वाले पहाड़ की प्रभारी नहीं है? यह एक अभिशाप है जो हमारे वानबाओ गांव पर 10,000 वर्षों तक विपत्ति ला सकता है। ओ प्रिय, यह विधवा मोना वास्तव में, वह हमारे गांव में दुर्भाग्य कैसे ला सकती है? हम अब उसे पहाड़ का प्रभार नहीं सौंप सकते। क्या होगा यदि दुर्भाग्य मुझे छू ले? मैं इससे कैसे निपटूंगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मैं कहता हूँ, क्यों इलाओपो, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? शिवम ने अंततः शर्मा से बात की, क्योंकि वह वास्तव में उसे एक एक करके मूली निकालते हुए नहीं देखना चाहता था और नीचे की मिट्टी को भी नहीं देखना चाहता था। अच्छा सवाल है, गुंडे। योग्यता वाले लोग सचमुच अलग होते हैं। भगवान लाओजी ने मुझे समाधान बताया, हमें इस पत्थर की आकृति को तोड़ना होगा और फिर रुरुंग को पहाड़ का अनुबंध हस्तांतरित करना होगा, तब हमारे वानबाओ गांव में शांति होगी। शर्मा ने अंततः उन शब्दों के साथ अपने असली इरादे प्रकट किए। अचानक कसकर बंद किया गया दरवाजा खुला हुआ था और वहां मोना रुरोंग खड़ा था, कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अब अपनी सास की बातें और अधिक नहीं सुन सकती थी। दरवाजे पर चेंग रुरोंग को देखकर शर्मा ने सूखे पेड़ पर बैठे सिकाडा की तरह विजयी भाव से उपहासपूर्वक कहा, क्या बात है? अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है? कौन जानता है कि आप अंदर क्या कर रहे थे? चाहे आप किसी आदमी को छुपा रहे थे या कोई और शर्मनाक काम कर रहे थे। मोना रुरोंग शर्मा को देखकर भयभीत हो गया, वह बंदूक की नली पर बैठी गौरैया की तरह भयभीत हो गया। शर्मा द्वारा कई बार उसके घर पर उत्पात मचाने के बाद उसने कीटनाशक पीने की कोशिश की थी। अब आमने सामने शर्मा के ठंडे उपहास से पीड़ित होकर उसका दिल आटे की लोई की तरह अवरुद्ध हो गया, सांस लेने में असमर्थ हो गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गई। सोनी मोना को बाहर न जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए वह अब और कैसे खुद को रोक सकती थी। उसे तुरंत निर्णायक कदम उठाना पड़ा, जैसे कोई शराबी गाजर पकड़ लेता है। उसने तुरंत पिछवाड़े से गंदे पानी का एक बेसिन उठाया और उसे ले आई। मैं यहाँ कैसे नहीं हो सकता? इसके अलावा उसकी मौत का मुझसे क्या लेना देना है? शर्मा ने सोनी को जवाब दिया, उसे इस भावना से देखते हुए कि वह एक लोमड़ी से लोमड़ी की पुनर्जन्म वाली आत्मा लग रही थी। अपने दिल में वह मोना रुरोंग के मरने का इंतजार नहीं कर सकती थी, ताकि उसकी अच्छी किस्मत बर्बाद न हो। शर्मा सोनी के साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और उसने सोहन को एक तरफ खींचकर पूछा, क्या वह सचमुच चली गई है? सोहन यादव ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि मोना रुरोंग के लिए वह शर्मा की नफरत ऐसी थी कि स्वर्ग और पृथ्वी इसे रोक नहीं सकते थे। किसी तरह उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मोना रुरोंग के मामलों में एक बाहरी व्यक्ति की तुलना में अधिक शामिल था। क्या वह है? क्या सचमुच चला गया है? शर्मा ने एक बार फिर जोर देकर कहा, जिसमें एक अंधी बिल्ली को मरा हुआ चूहा मिलने जैसा कुछ दिखा। वह चली गई है। सोहन यादव ने बस इतना कहा। शेम ने चारों ओर देखा, पाया कि शिवम वहां मौजूद नहीं थे और उन्हें बहुत राहत महसूस हुई।
यदि यह सच होता कि उसकी बांझ बहू चली गई है, तो पहाड़ को पट्टे पर देने का मामला सुलझ सकता था। इस प्रकार उसने ये कैंग हाई को सुझाव दिया, कैसे हो? मैं अंदर देखूं? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सोहन ने जल्दी से अधीरता से अपना हाथ हिलाया। शर्मा अंदर से संतुष्ट महसूस करते हुए मुख्य घर में चले गए। अंदर जाने पर उसने देखा कि मोना रुरोंग कमर से नीचे सफेद कपड़े से ढका हुआ था, केवल उसका सिर खुला था, उसके होंठ बिल्कुल सफेद थे और उनका रंग अन्य शवों से अलग नहीं था। उसी समय जो आगंतुक श्रद्धांजलि देने आए थे, वे कमरे से बाहर चले गए। शर्मा ने हिम्मत करके मोना रुरोंग के चेहरे को देखने के लिए कुछ कदम और आगे बढ़ाए, ये सोचकर कि विधवा काफी आकर्षक थी। अब ये बहुत ही बेकार लग रहा था क्योंकि वह मर चुकी थी। वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी, आह मोना रुरोंग, तुमने खुद को इस स्थिति में क्यों डाला? अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो सब ठीक हो जाता। अब आप देखिए, न केवल आप हमारे लिए कोई उत्तराधिकारी छोड़ने में असफल रहे, बल्कि आपने मेरे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरा नाम मत पुकारो। शर्मा का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, उसकी पतलून अनजाने में भीग गई। पत्थर का पुतला किसने रखा? मोना रुरोंग ने शर्मा से सवाल करना जारी रखा। अगर अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो क्या तुम वादा करोगी कि मेरे पीछे नहीं आओगी? शर्मा अभी भी मोना रुरोंग के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, उसे चिंता थी कि वह एक रात मोना का चेहरा देखने के लिए जाग सकती है। बोलना। मोना रुरोंग वांग दाजियाओ पर भौंके। मैं वह में था, मैंने किसी को इसे रात में तुम्हारे पिछवाड़े में दफनाने को कहा था, और किसी को उस पर ये शब्द खुदवाने को कहा था। शर्मा डर गया और उसने एक ही सांस में सब कुछ कबूल कर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मोना रुरोंग ने जोर देकर पूछा। पड़ोसी गांव के जिंग ने मुझे पैसे दिए, उसने। वह अपने पिछवाड़े के पेड़ों को काटकर बेचना चाहता था। अय्या। शर्मा अपना अपराध स्वीकार कर ही रही थी कि अचानक उसके पीछे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। वह आगे की ओर लुढ़क गई, उसका चेहरा पहले मोना रुरोंग के पैरों के पास जमीन पर था, उसके हाथ सहज रूप से मोना के पैरों को पकड़ रहे थे। यह महसूस करते हुए कि चेंग पहले ही मर चुका है, उसने ऊपर देखा और मोना रुरोंग की घृणा भरी निगाहों से उसकी मुलाकात हुई। एक फुफकार के साथ शर्मा को अपनी कमर में गर्माहट महसूस हुई, मानो पानीदार दलिया का एक कटोरा उसकी पतलून में गिर गया हो और एक गर्म गांठ फैल गई हो। शर्मा, आप एक बुजुर्ग कैसे थोड़े से पैसे के लिए मोना रुरोंग को फंसाने के लिए झूठ गढ़ सकते हैं? तुम्हें अपने बारे में और क्या कहना है? शर्मा के पीछे से शिवम की कठोर आवाज सुनाई दी। यदि वह इस बात से चिंतित न होता कि वह एक बूढ़ी महिला है, तो वह इस तरह की मौत का नाटक न करता और सीधे कार्रवाई करता। परिचित आवाज सुनकर शर्मा ने अपना सिर तेजी से घुमाया तो देखा कि शिवम, सोनी, लियान और गांव के मुखिया दंपत्ति सभी दरवाजे पर खड़े थे। यहां तक कि शर्मा जैसा मूर्ख भी समझ सकता था कि क्या हो रहा था। क्या तुम सब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे? धिक्कार है, मोना रुरोंग तो मरा भी नहीं। शर्मा चिल्लाए, अपने पैरों पर उछल पड़ी। मल और मूत्र जिससे वह डर गई थी, उसके पैरों से बह रहा था। अगर हुंजी न होता, तो रुरोंग लगभग मारा गया होता और ये तुम ही थे जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अब जब आपके विचित्र असली रंग सामने आ गए हैं, तो आपके पास कहने के लिए और क्या है? सोनी ने गुस्से में शर्मा से पूछताछ की, यह विश्वास करने में असमर्थ कि वांग ने अपनी ही बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए जिनके साथ मिलीभगत की थी। वहां उपस्थित कुछ लोगों को देखकर मोना रुरोंग को ऐसी हालत में देखना वास्तव में भयावह था। हकलाते हुए शर्मा ने कहा, ठीक है, कम से कम वह मरी तो नहीं है। सब लोग चलो तितर बितर हो जाएं। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा गया है। सोहन यादव को जब ये पता चला कि यह सब शिवम द्वारा रचित एक नाटक था, तो उसे राहत महसूस हुई। इस डर से कि शर्मा उसकी मदद मांग सकती है, तथा निर्णायक होने के कारण वह अपने कार्ड गेम में वापस लौटने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह चुपके से भाग निकला। अब जबकि सारा मामला स्पष्ट हो चुका था, शर्मा ने गांव के मुखिया को कई बार बुलाया। सोहन यादव सर्दियों के तरबूज की तरह लुढ़कते हुए तेजी से आगे बढ़ी और उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। शर्मा अपने दिल में कोसने लगी, असहाय और क्रोध से व्याकुल। सब ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। अगर मुझे कुछ हो गया, तो आप में से कौन इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? शर्मा ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, वह जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहते थे। लियू हुन वास्तव में शर्मा की भलाई के बारे में चिंतित नहीं थे। उन्होंने कहा, शर्मा, मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप अब चेंग रुरोंग के अनुबंधित जंगलों पर हमला नहीं करेंगे। और तुम्हें एक बड़ा पोस्टर लिखना होगा जिससे पूरे गांव को तुम्हारे धोखे के बारे में पता चल सके। शर्मा ने दूसरों के चेहरों पर दृढ़ निश्चय देखकर महसूस किया कि यदि वह जाना चाहती है तो उसके पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हुंजी। क्या मैं अब जा सकता हूँ? नहीं। शिवम ने अभी भी उसका रास्ता रोका, फिर एक बड़े अक्षरों वाला पोस्टर निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था और उस पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ हस्ताक्षर करें और अपना फिंगरप्रिंट दबाएं।
एक बार आपने हस्ताक्षर कर दिए और अपनी अंगुली की छाप दे दी तो आप जा सकते हैं। शर्मा ने घोषणापत्र पर नजर डाली, जिसमें उसके द्वारा किए गए सभी धोखाधड़ी के कार्यों का विवरण था। यह उतना ही उजागर करने वाला था जैसे उसकी त्वचा को उधेड़कर अंदर से सड़ा हुआ शरीर बाहर निकाला गया हो। थप्पड़। सोनी ने मेज पर एक डंडा पटक दिया और पूछा, क्या आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं या नहीं? वह जानती थी कि शिवम शर्मा पर हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन इसने उसे नहीं रोका। सोनी द्वारा पकड़े गए डंडे का सामना करते हुए शर्मा को अनैच्छिक दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने होंठ को जोर से काटा और कांपते हाथ से अपना नाम लिख दिया। शिवम और अन्य लोगों के आग्रह पर उसने अपनी उंगली काट ली और पोस्टर पर खून से सना हुआ एक अंगूठा दबा दिया, फिर गंदगी से भरी अपनी पतलून के साथ चेंगरूरों के घर से निकल गई। शर्मा ने अपनी दागदार जांघों को पकड़ते हुए पीले रंग की एक धार छोड़ी। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी उसके पीछे से भौंकने की आवाज सुनाई दी। मुड़कर उसने देखा कि गांव के प्रवेश द्वार से लंगड़ा कुत्ता खुशबू का पीछा कर रहा है। वान घबराकर चिल्लाया और घर की ओर दौड़ा, बाकी सब बातों की परवाह किए बिना, जबकि रास्ते में गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नकली मौत की घटना के बाद रूही के मन में शिवम की छवि और भी स्पष्ट हो गई। वह हमेशा शिवम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचती थी जो समस्याओं को सुलझाने के लिए क्रूर शक्ति पर निर्भर करता था, लेकिन इस मुलाकात ने उसे दिखाया कि शिवम की बुद्धि सरल से कोसों दूर थी। रात में चांदनी तरल चांदी की तरह कागज की खिड़की पर चमक रही थी, जबकि रूही बिस्तर पर लेटी हुई दिन की घटनाओं पर विचार कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसके अंदर कुछ है जो उसकी पहुंच से बाहर है और जो बहुत खुजली कर रहा है। अंकुरित। मेरे पास 1000 युआन से अधिक धनराशि है जो बीज खरीदने के लिए पर्याप्त है। जब तक आप सहमत हैं, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कैसा रहेगा? अब वह आश्वस्त था क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए अधिक पूंजी थी, जिससे वह कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता के बिना अधिक खेत किराए पर लेकर उनमें फसल लगा सकता था। मुझे अब भी लगता है कि यह काम नहीं करेगा, रेन ने चिंतित होकर कहा। शिवम, अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। पैसे की बात छोड़िए, आप लोहे के नहीं बने हैं। आप 1 या 2 एकड़ जमीन का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक आप थक जाएंगे। रेन ने जो कहा वही डू यूलिंग को चिंतित कर रहा था। यही मुख्य कारण था कि उसे लगा कि यह योजना काम नहीं कर सकती। वह देखना चाहती थी कि यह तथाकथित सक्षम व्यक्ति इससे निपटने की योजना कैसे बना रहा है। इसलिए उसने अपना सिर झुकाकर शिवम की ओर देखा। शिवम को रूही के बारे में पता नहीं था और वह पूरी तरह से इस मामले पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रेन की बात सुनकर वह बोला, बहन सोनी, इसकी चिंता मत करो। क्या आप सब भी यहाँ नहीं हैं? सब्जी के खेतों को केवल जोतने, बोने और दवा छिड़कने की जरूरत होती है। बस उन पर नजर रखें ताकि मुर्गियां चोंच न मारें और सूअर जड़ें न खो दें। ये बिना हम में से किसी के परिश्रम के तेजी से बढ़ेगा। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करना बंद करो। रेन ने शिवम को सलाह दी। हालांकि हम सभी महिलाएं हैं, हम सभी ने जमीन जोती है और जानती हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। वह शिवम की कुछ बड़ा करने की इच्छा को समझ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह योजना अनावश्यक रूप से परेशानी खड़ी कर रही है। शिवम फिर मुस्कुराया और कहा, बहन सोनी, मैं वास्तव में सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा हूँ। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बहन सोनी से पूछें कि मैंने उनकी सब्जी की फसल पर कितना कीटनाशक और उर्वरक इस्तेमाल किया और क्या मैं वहां हर दिन जाता था। सोनी ने अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से जूता लटकाया हुआ था। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था जब उसने कहा, मैं चाहती थी कि वह हर दिन आए, लेकिन यह आवश्यक नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने वास्तव में उर्वरक या किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। मैंने इसकी बहुत कम देखभाल की, फिर भी यह इतनी अच्छी तरह से बढ़ी। आपकी विशेष विधि क्या है? जैसे ही यह मधुर और कोमल आवाज गूंजी, सभी महिलाएं रूही की ओर देखने लगीं। ये वही थी जिसने ये प्रश्न पूछा था। 40 अध्याय 40 अमीर बनने के साधन 40 अध्याय 40 अमीर बनने के साधन। गांव में हो रही परेशानियों का ढेर सूत के उलझे हुए गोले की तरह था और शिवम ने आखिरकार उस धागे को पकड़ लिया था। गरीबी। पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकालना हमेशा से शिवम की योजना रही थी। उसने सोचा, यदि वह अपनी क्यूई शक्ति का उपयोग लोगों को ठीक करने और ग्रामीणों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए नहीं करता, तो इसका क्या उपयोग है? खैर, उसने यही सोचा था, इसलिए उसने यही किया। शिवम दरवाजे पर मूली काटने जितना सीधा था। उसने सभी को बड़े करीने से और सीधे बुलाया। कोई गड़बड़ नहीं, कोई उपद्रव नहीं। उन सभी को मंदिर में इकट्ठा किया, महिलाओं का एक समूह। मैंने आज आप सभी से कुछ चर्चा करने के लिए सभी को यहाँ बुलाया है, शिवम ने इन युवा पत्नियों और विधवाओं को देखते हुए कहा। गांव के अधिकांश ताकतवर मजदूर जा चुके थे और बूढ़े पुरुष और महिलाएं उससे नफरत करने लगे थे। इसलिए महिलाओं का ये समूह ही वह सब था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। क्या बात है? बस ये कह दो। देखो, तुम इतने गंभीर हो जैसे तुम गांव के मुखिया के लिए चुनाव लड़ रहे हो, सोनी ने अपने सामान्य सीधे अंदाज में कहा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, हर कोई जानता है कि मैंने हाल ही में सोनी की सब्जी की जमीन किराए पर ली थी और इसकी उपज काफी अच्छी रही। आप सभी ने ये स्पष्ट रूप से देखा, और यह कोई महज दिखावा नहीं था।
तो अब मेरे पास एक योजना है। आप मुझे वह जमीन दे दीजिए जिसे आप परती छोड़ देते हैं या जिसका प्रबंधन नहीं कर सकते, और मैं उस पर सब्जियां उगाऊंगा। उपज को 50-50 भागों में विभाजित किया जाएगा। आप सब क्या सोचते हैं? ओह, वह बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता नहीं कि मैं सोनी की गोभी पर कैसे लार टपकाता था। मेरी जमीन इस्तेमाल के लिए तरस रही है। हुन, वहां बेझिझक पौधे लगाओ, लियाना ने कांपती हुई हंसी के साथ कहा। उसे सचमुच सोनी की तरह कुछ सौ कमाने की उम्मीद थी। आप सभी उत्साहित दिख रहे हैं। क्या बकवास है? कहाँ खुजली हो रही है? खोलो, मैं इसे तुम्हारे लिए खरोंच दूंगा। मैं निश्चित रूप से इसकी खुजली बंद कर दूंगी। सोनी ने चंचलता से हंसते हुए लियान की बगलों में गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों एक साथ हंस पड़े। मोना रुरोंग, जिसे शिवम ने बचाया था, ने स्वाभाविक रूप से उसके विचार का समर्थन किया, लेकिन चिंतित होकर पूछा, हुन, बीज, कीटनाशक और उर्वरक सभी में पैसा खर्च होता है। क्या आपने हिसाब लगाया है कि सोनी के एकड़, मेरे 2 हिस्से और लियान के एकड़ के लिए ये कितना होगा? मोना रुरोंग के बोलने के बाद आसपास के सभी लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया, जबकि एक तरफ बैठी रूही भी इस मुद्दे पर विचार कर रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि शिवम का विचार बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति वाला और कम व्यवहार्य था, हालांकि वह चुप रही। हालांकि उन्हें इन ग्रामीण महिलाओं के साथ हंसी मजाक करने का माहौल अच्छा लगा। शिवम ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, ये तो केक का एक टुकड़ा है, जैसे लोई अंकुरित फलियां खा रहा हो। मेरे पास 1000 युआन से अधिक धनराशि है, जो बीज खरीदने के लिए पर्याप्त है। जब तक आप सहमत हैं, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कैसा रहेगा? अब वह आश्वस्त था, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए अधिक पूंजी थी, जिससे वह कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता के बिना अधिक खेत किराए पर लेकर उनमें फसल लगा सकता था। मुझे अब भी लगता है कि यह काम नहीं करेगा, रेन ने चिंतित होकर कहा। शिवम, अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। पैसे की बात छोड़िए, आप लोहे के नहीं बने हैं। आप 1 या 2 एकड़ जमीन का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक आप थक जाएंगे। रेन ने जो कहा वही रूही को चिंतित कर रहा था। यही मुख्य कारण था कि उसे लगा कि यह योजना काम नहीं कर सकती। वह देखना चाहती थी कि यह तथाकथित सक्षम व्यक्ति इससे निपटने की योजना कैसे बना रहा है। इसलिए उसने अपना सिर झुकाकर लियू हुन की ओर देखा। शिवम को रूही के बारे में पता नहीं था और वह पूरी तरह से इस मामले पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रेन की बात सुनकर वह बोला, बहन सोनी, इसकी चिंता मत करो। क्या आप सब भी यहाँ नहीं हैं? सब्जी के खेतों को केवल जोतने, बोने और दवा छिड़कने की जरूरत होती है। बस उन पर नजर रखें ताकि मुर्गियां चोंच न मारें और सूअर जड़ें न खो दें। ये बिना हम में से किसी के परिश्रम के तेजी से बढ़ेगा। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करना बंद करो। रेन ने शिवम को सलाह दी। हालांकि हम सभी महिलाएं हैं, हम सभी ने जमीन जोती है और जानती हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। वह शिवम की कुछ बड़ा करने की इच्छा को समझ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह योजना अनावश्यक रूप से परेशानी खड़ी कर रही है। सोनी फिर मुस्कुराया और कहा, बहन सोनी, मैं वास्तव में सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा हूँ। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बहन सोनी से पूछें कि मैंने उनकी सब्जी की फसल पर कितना कीटनाशक और उर्वरक इस्तेमाल किया और क्या मैं वहां हर दिन जाता था। सोनी ने अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से जूता लटकाया हुआ था। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था जब उसने कहा, मैं चाहती थी कि वह हर दिन आए, लेकिन यह आवश्यक नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने वास्तव में उर्वरक या किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। मैंने इसकी बहुत कम देखभाल की, फिर भी यह इतनी अच्छी तरह से बढ़ी। आपकी विशेष विधि क्या है? जैसे ही यह मधुर और कोमल आवाज गूंजी, सभी महिलाएं रूही की ओर देखने लगीं। ये वही थी जिसने ये प्रश्न पूछा था। शिवम को उम्मीद नहीं थी कि रूही एक ही सवाल से मुद्दे पर पहुंच जाएंगे। वह यही तो समझाना चाहते थे, मैंने एक औषधीय काढ़ा तैयार किया है। ये शोरबा मानव रोगों को ठीक कर सकता है और फसल की पैदावार में सुधार कर सकता है। हालांकि यह कोई चमत्कारी गोली नहीं है, ये सिर्फ सब्जियों के लिए मददगार है। इसीलिए मैंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए सभी को इकट्ठा करने का साहस किया। ओह, तो ये बात है। तो फिर ये तय हो गया। हुन थकेगा नहीं और इसकी लागत भी ज्यादा नहीं होगी। यह अच्छा सौदा केवल सोनी के लिए ही नहीं हो सकता, मेरी पड़ती जमीन पर भी काम करने की जरूरत है। लियान ने फिर से सोनी के साथ मजाक करते हुए कहा। इस प्रकार महिलाओं की हंसी के बीच मामला तय हो गया। उन्हें विदा करने के बाद मंदिर में वापस आकर रूही ने कहा, शिवम, चूंकि आपके पास ये क्षमता है, तो आप अपने लिए और अधिक जमीन पट्टे पर क्यों नहीं लेते और भाग्य क्यों नहीं बनाते? शिवम ने कुछ मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी और रूही से कहा, कौन पैसा नहीं चाहता है ना? लेकिन जब गांव में हर कोई संघर्ष कर रहा है तो एक व्यक्ति के अच्छे जीवन जीने का क्या मतलब है? रूही ने धीरे से मुस्कुराया, जैसे जड़ी बूटियों के बगीचे से गुजरती हवा हल्की सुगंध छोड़ती हुई। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जब उसने शिवम की ओर देखा और कहा, सोनी की जमीन से सिर्फ 1 एकड़ गोभी से 1000 से ज्यादा की कमाई हो सकती है। आप उस पैसे का क्या करने की योजना बना रहे हैं?
हालांकि शिवम को रूही की कही कुछ बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन जब बात उनके भविष्य के दृष्टिकोण और योजनाओं की आई तो उन्होंने पीली नदी की तरह अपने किनारों को तोड़ते हुए कहा, देखिए, हमारे गांव में। दोनों एक दूसरे से पूछते रहे, दूसरा उत्तर देता रहा। उन्हें इस बात का कोई पता नहीं था कि सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है और मंदिर की दीवार पर उनकी परछाई तब तक फैलती रही जब तक कि वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो गईं। अगले दिन जब शिवम ने नाश्ता समाप्त किया तो मंदिर का द्वार गुलजार हो गया। आंटी, क्या आप शिवम के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रही हैं? हम इस तरह व्यवहार नहीं कर सकते। माँ, ये बात उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचती हैं। बस वापस जाओ, यहाँ दखल मत दो। मैं आपको आदरपूर्वक माँ कहता हूँ, लेकिन अपनी उम्र पर निर्भर न रहें और अधिकार जताने का नाटक न करें। मैं हुन को इसके लिए सहमत नहीं होने दूंगा, इसलिए हंगामा खड़ा करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शिवम ने मंदिर के द्वार पर नजर डाली और देखा कि युवा विधवाओं, पत्नियों और बूढ़ी महिलाओं का पूरा गांव इकट्ठा था। सोनी और अन्य लोग अपनी चाची और माताओं को दूर धकेलने में व्यस्त थे, गौरैया की तरह बकबक कर रहे थे, जिससे वह तांग राजवंश के एक भिक्षु की तरह हैरान रह गया। सब लोग, हंगामा करना बंद करो। शांत हो जाओ, बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है। अगर कुछ हो तो चलो मंदिर के बाहर चलकर बात करते हैं, शिवम ने निर्देश दिया और शोर मचा रही महिलाओं के समूह को मंदिर से थोड़ा दूर ले गए, क्योंकि उनके शोर के कारण रूही के लिए पढ़ाना असंभव हो सकता था। क्या बात, अब आप बोल सकती हैं, शिवम ने अपने आसपास की महिलाओं से पूछा। सोनी की सास, दादी हाओ, ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा सिकोड़ लिया और पूछा, शिवम, मैंने सुना है कि आप हमारे गांव में सभी अप्रयुक्त सब्जी के भूखंडों पर पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं। क्या ये सच है? माँ, ये तो उनका मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? यहाँ दखलंदाजी बंद करो, सोनी ने नाखुश होकर दादी हाउ की ओर देखते हुए कहा। शिवम ने अपना हाथ हिलाया और सोनी से कहा, पहले चाची रोहिणी को बोलने दो। चाची, मैं गांव में खाली पड़े खेतों में सब्जियां लगाने की योजना बना रही हूँ। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अनाज के खेत व्यक्तिगत परिवारों द्वारा पट्टे पर लिए गए हैं और उनमें केवल अनाज की खेती की जा सकती है, इसलिए मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, है ना? दादी हाउ ने चालाकी से हंसते हुए कहा, जैसे कि उन्होंने कुछ सेंट उठा लिए हों, और लियू हुन से कहा, हुन, चूंकि तुम्हारे पास ये योजना है, किन्यू का सब्जी का प्लॉट भी एक प्लॉट है और मेरे पिछवाड़े वाला भी एक प्लॉट है। आपको दोनों पौधे लगाने चाहिए। अभी रोको, हुन लोहे से बना नहीं है, क्या आपको लगता है कि वह सब कुछ लगा सकता है? तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारी नज़र पैसों पर है ना? फेन रैन ने आसपास की बूढ़ी महिलाओं को नाखुश होकर देखा, इस बात से नाराज थी कि वे अक्सर लियू हुन के लिए परेशानी का कारण बनती थीं, लेकिन नकली मुस्कुराहट के साथ लाभ के लिए उत्सुकता से आती थीं। अरे, यहाँ कौन बेकार में चिंता कर रहा था? पता चला कि वह गांव के मुखिया की पत्नी है। आप तो संपन्न हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। इस उम्र में हमारे पास दफनाने के लिए भी बचत नहीं है। हमें कुछ सोचना होगा। वांग दाजियाओ बातचीत की सीढ़ी पर चढ़ गया, जिससे फेन रैंग गुस्से से भर गया। इस समय बाइलियान की चाची, आंटी जिन, बाहर आ गईं, क्योंकि वे बहुत पहले ही भूल चुकी थीं कि वे एक निर्वस्त्र बदमाश चेन के साथ बंद थीं और उंगलियां उठा रही थीं। वह लियू हुन से पूछने के लिए आगे बढ़ी, हुन, आप इन युवा महिलाओं की मदद कर रहे हैं लेकिन हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे? चाची चेन, घाव ठीक हो जाने पर आप सचमुच दर्द भूल जाती हैं। आपको लिटिल कावर्ड सॉन्ग के साथ खिलवाड़ करने पर हंसी का डर नहीं था। हम तो खुलेआम काम कर रहे हैं, तो हमें किस बात का डर है? किन्यू ने कमर पर हाथ रखकर आंटी जिन पर पलटवार किया, वह इन बूढ़ी औरतों से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। ये देखते हुए कि मामला गर्म होने वाला था, लियू हुन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, हम सभी यहाँ एक परिवार हैं, सुबह होने से पहले एक दावत है, जिसमें कोई बाहरी नहीं है। मैं, लियू हुन, सभी को एक साथ समृद्ध होने में मदद करना चाहता हूँ। लेकिन, मैं लोहे का बना तो नहीं हूँ। शुरू में, मैंने गांव की सारी पड़ती जमीन को इसमें शामिल करने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन कम या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ हर किसी की जमीन ले लूंगा। हालांकि, लियू हुन ने आगे बढ़ने से पहले बूढ़ी महिलाओं पर अपनी नज़र घुमाते हुए कहा, आपकी फसल से मैं 70% ले लूंगा और आपको 30% छोड़ दूंगा। मुझसे मत पूछिए क्यों, सिर हिलाए और हम इसे लिखित रूप में दे देंगे। यदि नहीं, तो चलो इसे छोड़ दें। इन बूढ़ी महिलाओं को उम्मीद नहीं थी कि लियू हुन इतनी बड़ी रकम ले लेंगे, लेकिन थोड़ी गुप्त चर्चा के बाद उन्हें एहसास हुआ कि 10% भी मुफ्त पैसा था। यद्यपि युवा पत्नियों और विधवाओं की तुलना में ये ठीक नहीं था, लेकिन वे मूर्ख नहीं थीं। 41 अध्याय 41 अमीर लोग 41 अध्याय 41 अमीर लोग। ऐसा लग रहा था जैसे वानबाओ गांव में वसंत की हवा बह रही हो। केवल एक महीने में बंजर भूमि भरपूर फसल के कारण हरी भरी और रंगीन हो गई थी।
एक छोर पर गांव के लंगड़ाते पीले कुत्ते से लेकर दूसरे छोर पर दखलंदाजी करने वाली बूढ़ी महिलाओं तक हर कोई फसल की अभूतपूर्व खुशी में डूबा हुआ लग रहा था। उनके चेहरे बहुत अधिक मुस्कुराने से लगभग सिकुड़ रहे थे, फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे। हालांकि खुशी का माहौल कुछ देर ही रहा, उसके बाद काले बादल छा गए। पता चला कि पूरे गांव में बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाई गई थीं, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई, उन्हें कौन खरीदेगा। मैंने गणना कर ली है, रूही ने अपनी पेंसिल के सिरे को चबाते हुए और शिवम तथा अन्य लोगों से बात करते हुए अपनी नोटबुक की गंभीरता से जांच करते हुए कहा। हमने 30 एकड़ जमीन पर खेती की और प्रति एकड़ औसत उपज 10,000 कैटी थी। यदि हम इसे 20 सेंट प्रति कैटी की औसत कीमत पर बेचते हैं तो ये 60,000 युआन होगा। लेकिन हमें पहले इन 3 लाख कट्टों सब्जियों को बेचने का प्रबंध करना होगा। शिवम की भौहें कड़वे तरबूज के छिलके की तरह सिकुड़ गईं। उन्होंने पहले इस मुद्दे पर विचार नहीं किया था। उत्पादन की विशाल मात्रा निश्चित रूप से एक समस्या थी। अचानक उसे याद आया कि गांव के प्रवेश द्वार पर गोभी खरीदने वाले ने क्या कहा था और उसने रेन से पूछा, बहन सोनी, सहकारी समिति ने क्या कहा। रेन की अभिव्यक्ति बादल और धूप के बीच बदल गई और उसने जवाब देने से पहले अपने होठों को भींच लिया। शिवम सहकारी समिति का कोटा है। उन्होंने हमारी सब्जियों की बड़ी और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए प्रशंसा की, लेकिन वे केवल 2 लाख कैटी ही ले सकते हैं। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी भौहें थोड़ी ढीली हो गईं। उन्होंने पिछली सारी धनराशि 1,000 युआन से अधिक जमीन में बोए गए बीजों में निवेश कर दी थी। यदि वह इन सब्जियों को नहीं बेच पाता तो न केवल ये पूरी तरह बर्बादी होगी, बल्कि इसका असर गांव के अन्य सभी लोगों पर भी पड़ेगा। हालांकि अब जब उसने रेन से बात सुन ली थी तो वह अपनी चिंताओं को छोड़ने के लिए लगभग तैयार हो गया था। ये तो आधे से थोड़ा ज्यादा बिक गया है, बाकी 1 लाख कट्टों का क्या होगा। लियान ने शिवम से चिंतित होकर पूछा। उसका चिंतित चेहरा मुरझाए हुए कमीलिया जैसा लग रहा था। सहकारिता के अलावा और कौन इतना कुछ ले सकता है। हम उन्हें खेत में सड़ने नहीं दे सकते। क्यू ने चुपके से लियान को धक्का दिया, उसे हतोत्साहित करने वाले शब्दों से बचने का संकेत दिया, फिर मुड़कर खुशी से बातचीत को संभाला। अरे, यहाँ बड़ी समस्या क्या है। यदि हम उन्हें बेच नहीं सकते तो क्या हम उन्हें स्वयं नहीं खा सकते। गोभी से मसालेदार किमची बनाई जा सकती है और मूली को काटकर सुखाया जा सकता है। क्या हम सभी विवाहित महिलाएं या बहुएं नहीं हैं। इसकी चिंता क्यों करें। हमारे पास सिर्फ शिकायत करने के लिए ही नहीं, बल्कि खाने के लिए भी मुंह हैं। क्यू के शब्द अचार की तरह कुरकुरे थे, जिनमें हल्का फुल्का चिढ़ाने वाला लहजा था, जिससे उनके आसपास का माहौल हल्का हो गया। मुझे शक है, लियान ने चिढ़ाते हुए कहा, हमारी माँ और चाची ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे कि अगर वे कर सकती तो मिट्टी को पैसे में बदल सकती। इन रसीली सब्जियों की तो बात ही छोड़िए, वे इन्हें कभी घर पर खाने के लिए नहीं छोड़ती। वे निश्चित रूप से हर दिन उनके घर आकर हंगामा करते होंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वे मंदिर को तोड़ दें। लियान की टिप्पणी ने एक बार फिर माहौल को गरमा दिया, जिससे हल्का फुल्का माहौल खराब हो गया। रेन ने अपनी कनपटियों पर मालिश करते हुए सभी से कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने समाधान ढूंढने के लिए को शहर भेजा है। सोहन यादव। वह क्या कर सकता है। क्यू ने बिना सोचे समझे बोल दिया, उसका स्वर काफी नकारात्मक था। आखिरकार सोहन यादव के पास ज्यादा योग्यता नहीं थी। उसे केवल गांव का मुखिया इसलिए चुना गया था क्योंकि वह एक मध्यस्थ था और वानबाओ गांव इतना गरीब था कि वह कुछ भी ठोस पेशकश नहीं कर सकता था। वास्तव में कोई भी इस पद का ज्यादा सम्मान नहीं करता था। रेन अपने पति की सीमाओं को जानती थी, इसलिए वह सोनी के शब्दों से परेशान नहीं हुई और बस जवाब दिया, वह अक्सर शहर में ताश खेलता है और काफी लोगों को जानता है। इसलिए जब उनने मुझसे सब्जियां बेचने के बारे में सहकारी समिति से बातचीत करने को कहा तो मैंने सोचा कि मैं सोहन यादव को भी इसमें शामिल कर लूंगा। आशा करते हैं कि इस बार वह स्वयं को उपयोगी साबित कर सकेंगे। शैतान की बात करो और वह प्रकट हो जाएगा। जैसे ही वे इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, ये हाई मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। उनके साथ एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो अपने बालों को पीछे कर रहा था, चश्मा पहने हुए था और पीले चमड़े के जूते पहने हुए था। खांसी खांसी, आह, ठीक है, हर कोई यहाँ है। ये सोहन यादव ने अधिकार के साथ प्रवेश किया। सोहन यादव, क्या हो रहा है। कोई खबर। रेन तुरंत सोहन यादव के पास पहुंचा। आह, ये छोटा सा मुद्दा, क्या आपको लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। आइए मैं आपको परिचय कराता हूँ, ये दाजुन है, कृषि व्यापार में एक बड़ा बॉस। सोहन यादव ने गर्व से अजनबी का परिचय रेन से कराया। सोहन यादव की पत्नी को करीब से देखने पर दाजुन को लगा कि एक नाजुक फूल को गोबर के ढेर के साथ जोड़ दिया गया है। एक सुंदर गोभी जिसे एक सुअर ने तबाह कर दिया है। खासकर जब उसने रेन की मुस्कुराहट देखी, जिसे देखकर आसानी से उसे मेयर की पत्नी समझा जा सकता था। नमस्ते, मैं दाजुन हूँ। दाजुन ने रेन से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका शरीर इतना कांप रहा था कि उसकी नाक के पास तिल के बाल खड़े हो गए। रेन उसकी निगाहों से ही समझ गई कि दाजुन क्या सोच रही थी और अनिच्छा से मुस्कुराए और अपना हाथ वापस खींच लिया। श्री बाय, कृपया बैठ जाइए। मुझे आपको यहाँ सभी से मिलवाने दीजिए। सोहन यादव ने दाजुन को मेज पर ले जाकर शिवम और अन्य लोगों से परिचय कराना शुरू किया।
दाजुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फूलों के बीच गोबर का भरिंग हो, वह उन सभी खिलती हुई सुंदरियों को खाद देना चाहता था। शिवम ने दाजुन को स्थिति के बारे में बताया और दाजुन रूही के मुस्कुराते चेहरे से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने चाहा कि वह उसके डिंपल में डूब जाए। शिवम की बात सुनने के बाद उन्होंने तुरंत मेज पटक दी और घोषणा की, बकवास बंद करो, बस एक शब्द खरीदें। हर कोई बहुत खुश था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दाजुन की धूर्त आंखों के बावजूद वह वास्तव में सीधा था। शिवम ने फिर से पुष्टि करना चाहा और पूछा, बॉस बाय, क्या आप सभी 100,000 जिन सब्जियां चाहते हैं, आप उन्हें कब ले जाने की योजना बना रहे हैं? मैं सभी से कहूंगा कि वे सीधे खेतों से तोड़ लें ताकि आपको सबसे ताज़ा फल मिले। 1 मिनट रुको, ग्राम प्रधान ये। शिवम, मुझे ये 100,000 जिन सब्जियां चाहिए, लेकिन एक शर्त है, दाजुन ने शिवम और अन्य लोगों से कहा। क्या शर्त है? शिवम ने पूछा। मुझे इन सब्जियों की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए मैं सीधे ग्राम प्रधान के पास आया हूँ। ट्रैक्टर को पहले ही गांव के प्रवेश द्वार पर बुला लिया गया है। हम पैसे और सब्जियां वहीं बदल देंगे और मुझे आपकी सब्जियां देखने का समय नहीं मिला, इसलिए मुझे लिखित समझौते की जरूरत है। दाजुन ने अपने बैग से एक नोटबुक और एक पेन निकालते हुए कहा। लिखित समझौता? कैसा समझौता? शिवम ने कुछ उलझन में पूछा। दाजुन ने शिवम के कंधे पर थपथपाया और कहा, बच्चे, मैं एक व्यापारी हूं, इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। एक कहावत है ना? दूसरों का बुरा मत करो, लेकिन दूसरों की बुराई से बचो। हमें बस एक लिखित समझौते की जरूरत है जिसमें यह लिखा हो कि आप जो सब्जियां मुझे बेच रहे हैं, उनकी गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है और वे सभी ताजी हैं। यदि कोई सड़ा हुआ या फफूंदयुक्त उत्पाद है, तो आप उसकी कीमत चुका देंगे, जो उचित है ना? शिवम को अपने द्वारा उगाई गई सब्जियों पर पूरा भरोसा था और उनका कोई इरादा नहीं था कि वे कोई समझौता करें, इसलिए उन्होंने दाजुन को समझौते का मसौदा तैयार करने दिया और फिर उस पर हस्ताक्षर किए और अपनी अंगुली की छाप लगाए। जैसे ही उसे सहमति पत्र मिला, दाजुन ने खुशी से मेज पटक दी और तुरंत सब्जियों का भुगतान करने का अनुरोध किया। गर्म तेल में मूंगफली की तरह चक्कर खा रही महिलाएं खेतों से सब्जियां तोड़ने लगीं, यहां तक कि रूही ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और पसीने से तरबतर होकर उनके साथ शामिल हो गईं। पूरा गांव व्यस्त हो गया और आधे दिन के प्रयास के बाद वे 100,000 जिन सब्जियां काटने में सफल रहे और उन्हें दाजुन को सौंप दिया, जिन्होंने सहकारी समिति की कीमतों के अनुसार सभी भुगतान कर दिए। 3 दिन बाद सहकारी समिति से सारा पैसा स्थानांतरित कर दिया गया और फिर डिंग 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 डिंग, धन वितरण का समय। सभी लोग अपना पैसा लेने के लिए मंदिर की ओर जल्दी चलें। भाई शिवम पैसे बांट रहे हैं, सब लोग जल्दी करो। शिवम के नियुक्त दूत गाईजी ने एक तांबे का घंटा लेकर एक बार फिर पूरे गांव में उसे बजाया। जल्द ही गांव की महिलाएं मंदिर में एकत्र हो गईं और दर्शकों की भीड़ ने मंदिर की दहलीज को लगभग तोड़ दिया। देखना, सब लोग, देखो, हे भगवान, उस मेज पर कितना पैसा है। क्या हुआ? क्या उसे सोने का टुकड़ा मिला? मुझे लगता है कि तुम ही अपना दिमाग खो रहे हो। क्या उसे सोने का एक टुकड़ा मिल सकता है? मुझे लगता है कि तुम ही अपना दिमाग खो रहे हो। ये वह पैसा है जो भाई शिवम ने सब्जियां बेचकर कमाया था। यह उसकी अपनी कड़ी मेहनत का नतीजा है। यदि सोने की डली इतनी आसानी से मिल जाती, तो आप स्वयं जाकर एक सोने की डली उठाकर देख लीजिए। तुम सब क्या बक रहे हो? रास्ता बनाओ, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्यों घुस रहे हैं? पैसे पाने के लिए मेरे रास्ते में बाधा मत डालो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शर्मा दर्शकों की भीड़ को चीरते हुए मंदिर में ऐसे घुसे जैसे कोई निरीक्षण करने वाला काउंटी अधिकारी हो, जबकि गांव वाले फुसफुसा रहे थे कि ये बूढ़ी महिलाएं कितनी बेशर्म हैं। कृपया शांत। साथ ही ग्रामीणों, कृपया शांत हो जाए और मुझे कुछ शब्द कहने दीजिए। शिवम मेज के पीछे खड़े थे, बोलने से पहले शोर मचा रहे ग्रामीणों को शांत करने के लिए अपने हाथ हिला रहे थे। आज मैंने सभी को पैसे वितरित करने के लिए इकट्ठा किया है। हमने पहले ही एक लिखित समझौता कर लिया है और हमें उसे पूरा करना है। शिवम, बकवास बंद करो और बस पैसे बांट दो। चाची जिया शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। मेज पर पड़े सारे पैसे को देखकर उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ठीक है, अब और बकवास नहीं, चलो पैसे बांटना शुरू करते हैं। ये कहते हुए शिवम ने रूही द्वारा दी गई नोटबुक ली और उसमें से पढ़ना शुरू किया। सोनी, एक म्यू मूली, कुल 1800 ले लो। सोनी ने खुशी खुशी शिवम से पैसे ले लिए, दूसरी बार मीठे एहसास का आनंद लेते हुए पूरी तरह संतुष्ट महसूस किया। लियान, एक म्यू गोभी, कुल 1500 ले लो। शिवम ने कहा और नोटों के ढेर से 1500 गिनकर लियान को दे दिए। ओह, यह मेरा पहली बार है, मुझे सोनी से बहुत ईर्ष्या हो रही है, उसने अब तक 2 बार इसका स्वाद चखा है। देखो वह कितनी खुश है। हे हनी, अगली बार मुझे भी शामिल करना सुनिश्चित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोनी को शामिल करते हैं या नहीं। लियान ने शिवम से पैसे लेते हुए चिढ़ाते हुए कहा। सोनी ने किसी को भी मौखिक रूप से उसे मात देने की अनुमति नहीं दी और कुछ हंसी मजाक के साथ माहौल को जीवंत बना दिया। रूही ने मुस्कुराते हुए देखा और महसूस किया कि पहाड़, पानी और लोग सभी एक जीवंत जीवन शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे।
ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और रही दूसरी बात, जोन सी ये स्टोरी कम आती है, इसके एपिसोड कम आते हैं भाई, एडिटिंग करनी पड़ती है, खुद से बना रहा हूँ भाई। अगर वैसे एपिसोड होते या वैसी होती स्टोरी तो मैं वैसे डाल देता पर डे 10 एपिसोड। इसलिए इस स्टोरी को खुद से बनाना पड़ रहा, खुद से एडिटिंग करनी पड़ रही है, तो इसलिए इस स्टोरी में टाइम लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ अगर किसी को भी 18+ नोवेल चाहिए, किसी को भी कुछ एपिसोड ऐसे वगैरह चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकता है। टेलीग्राम पर आपको वहाँ 10 या 20 एपिसोड है स्टोरी के मिलेंगे जो 18+ होंगे, जो